हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 221 जाल में फंसना। वह वही बदमाश है जिसके पास आंखें नहीं हैं। ये शब्द सुनकर आसपास के लोगों को थोड़ी हैरानी हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने भाई गोंद को इतनी अहंकारी चुनौती देने की हिम्मत की। यदि वह मूल क्षेत्र के चौथे स्तर की खेती के साथ वीर शिकार में शामिल होने में सक्षम है, तो ऐसा लगता है कि इस लड़के में अभी भी कुछ कौशल है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि चू फैंग वास्तव में सरल नहीं था। हम्फ, जब उसने सुना कि किसी ने चू फैंग को मंजूरी दे दी है, तो गोंग लुयुन ने ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर स्पष्ट असंतोष दिखाई दिया। लुयुन, चूंकि यह बदमाश तुम्हें चुनौती देने के लिए यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है, इसलिए वह बस अपनी मौत की राह पर चलना चाहता है। मैं उसे ट्रैक करने में तुम्हारी मदद करूंगी, और जब वह 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करेगा, तो मैं इस बदमाश को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये देखकर आकर्षक महिला ने गोंग लुयुन को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, सिस्टर वांग सही कह रही हैं। वह अंदर तो आ सकता है, लेकिन बाहर नहीं आएगा। ठीक उसी समय लोगों का समूह इकट्ठा हो गया और उनके चेहरों पर हत्या का भाव उभर आया। ये बहुत अच्छा नहीं है न? जब उसने ये देखा तो गोंग लुयुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने मना नहीं किया। भाई गोंग, जब उसके जैसे लोग आपसे लड़ते हैं, तो आपको उसे धुएं के एक धागे की तरह गायब करने के लिए केवल एक वार की आवश्यकता होती है। उसे मारना केवल समय की बात है। हालांकि इस तरह के लोग कुत्तों की तरह होते हैं। अगर आप उसे नहीं मारेंगे, तो शायद वह बाहर निकलकर आपको काट लेगा। इसलिए उसके जैसे लोगों के प्रति बहुत दयालु न बने और उसे पहले ही खत्म कर देना सबसे अच्छा है। ये देखकर कि गोंग लुयुन को कुछ हिचकिचाहट हो रही थी, कुछ लोगों ने एक के बाद एक उससे आग्रह करना शुरू कर दिया। तो फिर आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं, गोंग लुयुन, सभी की वफादारी को याद रखूंगा और भविष्य में आप सभी का बदला जरूर चुकाऊंगा। कुछ लोग गोंग लुयुन के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे, इसलिए उसने इसे और आगे नहीं बढ़ाया। उसने केवल अपने हाथों को जोड़कर भीड़ की ओर देखा और भावुक चेहरा बनाया। सिर्फ हाथ उठाने का काम। गोंग लुयुन के ऐसा कहने के बाद लोगों का समूह अतुलनीय रूप से खुश था। आखिरकार उन्होंने जो देखा, उससे तो यही लगता था कि चू फेग में प्रतिभा तो थी, लेकिन वह सिर्फ एक छोटा सा किरदार था। उनके लिए चू फेग को मारना बहुत आसान था। हालांकि अगर वे चू फैंग को मार देते, तो गोंग लुयुन के साथ उनका रिश्ता दूसरे चरण में पहुंच सकता था। इससे उन्हें कई लाभ मिलते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इससे पीछे नहीं हटे और वे गोंग लुयुन के स्थान पर परेशानी को खत्म करना चाहते थे। वीरतापूर्ण शिकार बहुत खास था। बहुत से शिकार सुबह के समय शुरू होते हैं, लेकिन यह वीरतापूर्ण शिकार सूरज ढलने के बाद शुरू होने वाला था। लगभग एक दिन के लंबे इंतजार के बाद अंततः सूर्य ऊंचे आसमान से नीचे पश्चिमी पहाड़ों पर उतर आया, और वह भव्य अवसर, जो एजोर प्रांत में वर्ष में एक बार होता था, अंततः शुरू होने जा रहा था। वीरतापूर्ण शिकार। बहुत से लोग वीरतापूर्ण शिकार में शामिल हुए और कम से कम कई हजार लोग थे। हालांकि 100 मोड़ों की घाटी में इतनी संख्या में लोग प्रवेश करने के बाद वे समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह गायब हो गए, क्योंकि 100 मोड़ों की घाटी वास्तव में इतनी विशाल थी। इसलिए अगर किसी के मन में किसी खास व्यक्ति के प्रति बुरी नीयत थी, तो उसे 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति का पीछा करना पड़ता था। अन्यथा 100 मोड़ों की घाटी में किसी व्यक्ति को ढूंढना समुद्र में सुई पकड़ने जैसा था। संयोग से चू फैंग के पीछे ऐसे लोगों का एक समूह था जो बिल्कुल ऐसे ही थे। उस समूह में लगभग 20 लोग थे और उनमें से कई लोग गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। समूह के भीतर कई लोग गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर भी थे। उस समूह के कुछ लोगों के पास आत्मा की शक्ति भी थी, इसलिए वे चू फैंग को लॉक कर सकते थे, लेकिन खुद को उजागर नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब बेकार था। चू फैंग ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था जब उन्हें लगा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं और उसे खत्म करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। चाहे उनका छिपना कितना भी बेहतर क्यों न हो, उनके पास चू फैंग के ग्रेट लोकवल स्पिरिटिस्ट की पहचान शक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। दरअसल चू फैंग ने न केवल गोंग लुयुन और युवा पीढ़ी के अन्य लोगों को खोजा, बल्कि उसने पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों को भी खोजा। वे बूढ़े लोग गुप्त रूप से गोंग लुयुन और अन्य लोगों का पीछा करते थे।
वे निस्संदेह गोंग लुयुन और अन्य लोगों को किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। चू फैंग को उस समय डर नहीं लगा जब उसने उसका सामना किया, बल्कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक था। गोंग लुयुन के ठिकाने का पता चलने के बाद उसने खुद को उसका अभिवादन करने के लिए इसलिए दिखाया क्योंकि वह चाहता था कि गोंग लुयुन उसके प्रति हत्या का इरादा रखे। इसलिए इस तरह गोंग लुयुन उस पर हमला करने से पहले उसे अधिक निर्जन स्थान पर पीछा करेगा। चू फैंग ने वीर शिकार में भाग लेने का कारण गहन औषधि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि गोंग लुयुन को मारना था। इसलिए यदि वह गोंग लुयुन को मारने के लिए एक ऐसी जगह खोजना चाहता था जहां उसे कोई परेशान न करे, तो उसे गोंग लुयुन और अन्य लोगों को एक ऐसी जगह ले जाना था जहां वह खुद संतुष्ट महसूस करे, न कि जहां गोंग लुयुन, जो उसका गुप्त रूप से पीछा कर रहा था, संतुष्ट महसूस करे। फुसफुसाहट यह महसूस करते हुए कि समय लगभग सही था, चू फैंग के पैरों के नीचे एक चमक दिखाई दी और उसने इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत उसकी गति कई गुना बढ़ गई और पलक झपकते ही वह गोंग लुयुन और अन्य लोगों की हथेलियों से गायब हो गया। अरे यार, इस बदमाश की रफ्तार बहुत तेज है और मैं इसे खो बैठा। अचानक आकर्षक महिला ने अपने कदम आगे रोक दिए और उसने हल्के से भौहें सिकुड़ी। सचमुच बहन वांग, आप एक विश्व अध्यात्मवादी हैं। आपने उस कमबख्त बच्चे को खो दिया। उन शब्दों को सुनकर सभी समझ गए कि क्या हुआ था। क्या ये संभव है कि हमें उसने खोज लिया हो? किसी ने ये संदेह व्यक्त किया। ये संभव है। आखिरकार उसके पास भी आध्यात्मिक शक्ति है और उसे मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के जुगी लियोन ने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे पता चल सकता है कि बहन वांग उसका पीछा कर रही थी। गोंग लुयुन ने गंभीरता से कहा। अब क्या? किसी ने सवाल उठाया। और क्या वह व्यक्ति खो गया है? और इसके अलावा जब आसमान में अंधेरा छा जाएगा तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमें जो करना चाहिए वह है कि हम और गहराई में जाकर गहन औषधि खोजें। किसी ने सुझाव दिया। मम, ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। हालांकि वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन उस समय वे अलग होने के लिए तैयार हो गए। भाई गोंग, चिंता मत करो। अगर वह बदमाश मुझसे मिलता है फू शियाओ जी, तो मैं उसे खत्म करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एक पुरुष जो दिखने में काफी रूखा था, उसने गोंग लुयुन की ओर हाथ बढ़ाया। धन्यवाद भाई फू। गोंग लुयुन मुस्कुराया, लेकिन वह अपनी निराशा को छिपा नहीं सका। चू फैंग की असाधारणता को जानने के बाद वह और अधिक असहज हो गया। खास तौर पर उससे फिर से मिलने के बाद उसे लगा कि वह चू फैंग को विकसित होने के लिए और समय नहीं दे सकता, वरना जब तक कि गई लड़ाई का दिन आएगा तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वह खुद होगा। सब लोग, अब मैं विदा लेता हूँ। रूखी से देखने वाले पुरुष, जिसने खुद को फू शियाओ जी कहा था, ने फिर से अपने हाथ जोड़े, फिर जल्दी से अंदर की ओर बढ़ा। हर कोई, मैं गोंग लुयुन, आपके सभी अच्छे इरादों को याद रखता हूँ। 100 मोड़ों की घाटी में प्रचुर संसाधन है और चूंकि हर कोई यहाँ आया है, इसलिए आपके पास अच्छी फसल होनी चाहिए। यहाँ और समय बर्बाद मत करो और हमें बिखरने दो। हालांकि वह निराश था, फिर भी गोंग लुयुन ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए सभी की ओर मुस्कुराया। फुसफुसाहट, लेकिन ठीक उसी समय अचानक तेज हवा चली और एक काली छाया अचानक उड़ती हुई आई। बिजली की गति से वह जंगल से बाहर निकल गई और अंत में वह गोंग लुयुन और अन्य लोगों के पास जा गिरी। यह क्या है? हर कोई इस बदलाव से हैरान था और उन्होंने ये भी सोचा कि यह एक राक्षसी जानवर है जो हमला कर रहा है। इसलिए वे जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि जब उन्होंने काले रंग की छाया पर अपनी नजर डाली तो किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, बल्कि उनके चेहरे पर भय उभर आया। वह काली छाया कोई राक्षसी जानवर नहीं थी, वह एक व्यक्ति था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वे परिचित थे। वह फू शियाओ जी था जो सबसे पहले चला गया था, लेकिन उसी समय फू शियाओ जी का मस्तिष्क उसकी गर्दन से बाहर निकल चुका था। उसकी छाती में कई बड़े खूनी छेद खोदे गए थे और उसके शरीर के सभी अंग अब वहां नहीं थे। जहां तक उसके मस्तिष्क की बात है तो उसे उसकी छाती के खूनी छेदों में ठूंस दिया गया था। उसकी मौत असामान्य रूप से भयानक थी। अध्याय 222 स्वर्ण बख्तरबंद बूढ़ा आदमी। क्या हुआ? ये किसने किया? फू शियाओ जी की मौत बहुत भयानक थी। भले ही घटनास्थल पर मौजूद लोग निर्दयी थे और भले ही हर एक व्यक्ति ने पहले खून को छुआ था और हर एक व्यक्ति के पास जीवन भर का कर्ज था जिसे वे अपनी पीठ पर ढो रहे थे, जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो वे कांप उठे। भले ही वहां ठंड न थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई।
फू शियाओजी गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक व्यक्ति था। इतने कम समय में इतने क्रूर तरीकों से उसे कौन मार सकता है? दर्द की कोई चीख भी नहीं थी, तो उसे मारने वाला व्यक्ति कितना डरावना होगा। हुश हुश हुश। ठीक उसी समय भीड़ के पीछे से जंगल से 3 वृद्ध व्यक्ति बाहर निकले। वे पुरानी पीढ़ी के लोग थे जो छिपकर युवा पीढ़ी के समूह की रक्षा कर रहे थे। चूंकि उन तीनों ने पहले ही आश्चर्य से चीखने की आवाज सुनी थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि कुछ हुआ होगा। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उनकी भी भौहें तन गईं और उनके चेहरे काफी बदल गए। प्रभु बुजुर्गों, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आए हैं। 100 मोड़ों वाली इस घाटी में खतरे हैं। 3 बुजुर्गों को देखने के बाद गोंग लुयुन और दूसरे लोग जल्दी से उनके पास गए। हालांकि तीनों बूढ़े लोग अलग अलग स्कूलों से आए थे, लेकिन उन सभी के पास गहन क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी। उस तरह की ताकत एजोर प्रांत के भीतर कमजोर नहीं थी, इसलिए उनके प्रकट होने के बाद भयभीत मुख्य शिष्य ऐसे थे जैसे उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। किस तरह का इंसान इस तरह की बात करने की हिम्मत करता है? बुजुर्गों में से एक ने उस दिशा से जोर से चिल्लाया जिस दिशा से फू शियाओजी उड़कर आया था। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। उसके बोलते ही धीरे धीरे कदमों की आवाजें आने लगी। एक व्यक्ति धीरे धीरे धुंधले जंगल से पास आ रहा था। उस पल हर किसी का दिल धड़क उठा। गोंग लुयुन और अन्य तीनों बुजुर्गों के पीछे खड़े थे और अपनी आंखें हटाए बिना वे आगे की ओर देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि फू शियाओजी को इतनी क्रूरता से मारने वाला अपराधी सामने आने वाला था। भीड़ की निगाहों के सामने चू फैंग धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। हालांकि वर्तमान में वह पहले से ही अपने कपड़े बदल चुका था। उसने खुद पर विश्व आत्मा ग्रेकलोक पहना और उसने एग्गी की शक्ति उधार ली, क्योंकि उसने गहन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति उत्सर्जित की। वह अब छोटा मोटा युवक चू फैंग नहीं रहा। थोड़े समय के बाद वह महान व्यक्ति बन गया जिसका नाम पूरे एजोर प्रांत में फैल गया, मिस्टर ग्रेकलोक। तुम हो। चू फैंग को देखने के बाद शिष्यों की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर भी काफी बदलाव आ गया, क्योंकि उन सभी ने एक साथ उस रहस्यमयी ग्रेकलोक वाले व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने पहले के समय में शांगुआन का वध किया था, जिसका नाम था मिस्टर ग्रेकलोक। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मिस्टर ग्रेकलोक हैं? बुजुर्गों में से एक चू फैंग के पास गया और उसे अपना सम्मान दिया। बूम बिना कुछ बोले चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और हथेली को दबाया। जब उस हथेली को बाहर फेंका गया तो उसमें से 3 लाख कैटीज की शक्ति निकली। जैसे ही गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर बूढ़ा व्यक्ति चौंका, वह तुरंत खून का एक तालाब बन गया और भीड़ के सामने फट गया। धमाका। चू फैंग ने फिर से हथेली दबाई तो एक और हथेली निकल गई। इसी तरह एक और व्यक्ति खून से लथपथ हो गया और हिंसक रूप से मर गया। वरिष्ठ, हमारे बीच कोई शिकायत या द्वेष नहीं है, फिर आप हमला क्यों करते हैं? आह! एक और व्यक्ति जोर से चिल्लाया और बोलना खत्म करने से पहले ही वह चू फैंग की हथेली से फट गया। उसके बाद चू फैंग ने कई और हथेलियां फेंकी और हर एक हथेलियां असीम शक्ति पैदा करती थी। हमेशा एक व्यक्ति होता था जो इससे मर जाता था। वहां कोई भी नहीं था जो उसे रोक सके। उनके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वे खुद को कई टुकड़ों में बंटता हुआ देख रहे थे और वे एक पूरी लाश को भी नहीं बचा पा रहे थे। भागो! उनके शरीर पर फैले खून को देखकर आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया की, घूम गया और भागना चाहा। हम्फ! लेकिन चू फैंग उन्हें भागने का मौका कैसे दे सकता था? उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और पकड़ लिया। मजबूत चूषण शक्ति एक निराकार पिंजरे की तरह फैल गई, जैसे कि उसने उस शिष्य को जकड़ लिया जो पहले भागना चाहता था। एक पल में वह चू फैंग की हथेली की ओर खींच गया। आह! टिल्ड 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 टिल्ड। इस बार वह सीधे खून के तालाब में नहीं गिरा था। वह केवल चू फैंग की शक्ति द्वारा बलपूर्वक अवशोषित किया जा रहा था जो उसकी हथेली से निकल रही थी। उसके मांस के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द ने उसे लगातार दुखी होकर चीखने पर मजबूर कर दिया और वह लगातार रोता रहा। अरे राक्षस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस समय तीनों बुजुर्गों में से केवल एक ही जीवित बचा था और वह व्यक्ति जिसे चू फैंग द्वारा जबरन परिष्कृत किया जा रहा था उसके अपने स्कूल का एक शिष्य था। इससे वह क्रोधित हो गया। वह न केवल बच निकला बल्कि उसने एक बहुत ही शक्तिशाली हमला भी किया। वह प्रबल गहन शक्ति ज्वार की तरह उसके शरीर से बाहर निकली और उसके सामने एक विशाल रथ में संघनित हो गई। वह रथ ऐसा था मानो शून्य पर दबा हुआ हो। वह गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था और जमीन कांप रही थी। घर्षण से हवा में लपटें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह ताकतवर हर चीज को कुचल सकता है और यहाँ तक कि पहाड़ भी टकराव को रोक नहीं सकते थे।
हालांकि इतना मजबूत मार्शल कौशल गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति का पूर्ण शक्तिशाली प्रहार चू फैंग की आंखों में भी नहीं डाला गया था। उसके हाथ की लहर के साथ 6 आत्मा संरचनाएं संघनित हो गईं और उन्होंने सभी दिशाओं से घेर लिया और रथ को अपने भीतर समाहित कर लिया। आत्मा संरचनाएं शीघ्र ही सिकुड़ गईं और प्रबल दबाव ने अंततः गहन शक्ति रथ को, जिसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी, धूल में मिला दिया और वह हवा में गायब हो गया। हे भगवान, क्या यह आदमी भी एक इंसान है? ये ग्रीक लोक विश्व प्रेतात्मावादी की शक्ति है। जब उन्होंने उस दृश्य का सामना किया तो वहां उपस्थित लगभग सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री ग्रीक लोक की शक्ति का अनुभव किया था। फुफकार, लेकिन जब हर कोई यह सब देख रहा था तो जमीन पर पड़ा एक व्यक्ति अचानक उछलकर उस सड़क की ओर भाग गया जिधर से वे आए थे। ये देखकर चू फैंग की अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई, क्योंकि जो व्यक्ति भाग रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज्यादा मारना चाहता था, गोंग लुयुन। कुछ बेवकूफों का समूह मेरी जान लेना चाहता है। तुम सबको मर जाना चाहिए। चू फैंग क्रोधित हो गया। उसने अब उन्हें एक एक करके नहीं मारा, बल्कि एक विचार के साथ उसका पूरा शरीर बिजली बन गया। जैसे ही बिजली चमकी, उसने अंधेरे जंगल को दिन में रोशन कर दिया। सफेद रोशनी की चमक के नीचे असीम बिजली आखिरकार एक विशाल बिजली अजगर बन गई। एक ही घूंट में इसने उन सभी को निगल लिया जो अभी भी जीवित थे। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति जो गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, उसे भी नहीं छोड़ा गया। वहां मौजूद सभी लोगों को एक साथ पूरी तरह से जलाने के बाद चू फैंग ने शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया और अत्यधिक गति से गोंग लुयुन का पीछा किया। हालांकि कई मील तक पीछा करने के बाद चू फैंग का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने पाया कि गोंग लुयुन, जिसने भागने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, उसने भागना बंद कर दिया और वह वहीं खड़ा रहा जहां वह था। उसी समय गोंग लुयुन के बगल में एक व्यक्ति दिखाई दिया। जाहिर है वह व्यक्ति एक साधक था। हालांकि चू फैंग ये पता नहीं लगा सका कि वह साधना के किस चरण में था, तो वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसके बारे में गोंग लुयुन का मानना था कि वह उसकी रक्षा कर सकता है, अन्यथा वह भागना बंद नहीं करता और चू फैंग का इंतजार करता। तारानकन फफफ। चू फैंग ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया और वह पीछा करता रहा। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच गया जहां गोंग लुयुन रुका था। उसी समय चू फैंग की नज़र में एक बूढ़े आदमी की आकृति भी दिखाई दी। उस बूढ़े आदमी के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उसकी निगाहें मशाल की तरह थीं। उसने सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था और उस कवच के सीने वाले हिस्से पर एक दबंग किलिन भी उकेरा हुआ था। वर्तमान में वह अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ रखकर खड़ा था। वह चू फैंग को देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था और उसकी थोड़ी तिरछी निगाहें चू फैंग का लगातार आकलन कर रही थीं। उसके पीछे गोंग लुयुन था जो अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ वहां छिपा हुआ था। अध्याय 223 गुप्त कौशल की शक्ति। मैं किलिन राजकुमार की हवेली से मुख्य प्रबंधक लिन रैन हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि लुयुन और अन्य लोगों ने आपको कैसे नाराज किया, मिस्टर ग्रेकलोक। मुझे उम्मीद है कि आप, एक उच्च पद के व्यक्ति, इस निम्न पद के व्यक्ति के अपराधों को माफ कर देंगे और उसे एक बार छोड़ देंगे। बूढ़ा आदमी, जिसने अपना नाम लिन रान बताया, चू फैंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब वह बोला तो वह न तो विनम्र था और न ही अभिमानी, और उसने पहले ही पहचान लिया था कि उसके सामने वाला व्यक्ति मिस्टर ग्रेकलोक था जिसने शांगगुआन परिवार का कत्लेआम किया था। जब वह बूढ़ा आदमी दिखाई दिया तो चू फैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने भी लिन रैन का नाम सुना था। वह किलिन राजकुमार की हवेली में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, जो गहन क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ था और वह पूरे एजोर प्रांत में सबसे प्रसिद्ध महान पात्रों में से एक था। चू फैंग को नहीं पता था कि ऐसा चरित्र गोंग लुयुन को अपने पालक पोते के रूप में क्यों पहचानता है और उसे इतना प्यार करता है और उसकी रक्षा करता है, लेकिन वह जानता था कि अगर लिनरान वास्तव में गोंग लुयुन की रक्षा करने जा रहा है तो इस बार उसके लिए गोंग लुयुन को छूना भी मुश्किल होगा। हालांकि जब उसने अपने परिवार को खत्म करने वाले घृणित दुश्मन को देखा तो चू फैंग का क्रोध पहले से ही उसके तर्क पर हावी हो गया था, इसलिए वह इसके बारे में इतना कैसे सोच सकता था। उसे लिन रैन की परवाह नहीं थी और उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई। मजबूत गहन शक्ति एक अदृश्य विशाल लहर बन गई जो लिन रैन और गोंग लुयुन की ओर टूट पड़ी। असीम गहन शक्ति ने हवा में तबाही मचा दी। शक्तिशाली शक्ति ने आसपास के पेड़ों को हिला दिया जैसे कि कोई पहाड़ की चोटी आसमान से उतरकर खुद को ऊपर धकेल रही हो। ऐसा लगता है कि मिस्टर ग्रेकलोक मुझे, लिन रैन को, सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन जैसे ही उसने चू फैंग की हथेली का सामना किया, लिन रेन ने केवल निराशा से अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसकी निगाहों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसकी बड़ी आस्तीन से एक साधारण झटके के साथ चू फैंग की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली गहन शक्ति बाहर निकली और इसने चू फैंग के हथेली के हमले को आसानी से खत्म कर दिया। चू फैंग के प्रहार को भंग करने के बाद लिन रेन रुका नहीं। उसने चू फैंग की ओर हल्के से इशारा किया और उसके सामने मौजूद गहन शक्ति तुरंत संघनित हो गई। वे हजारों हजारों तीरों में बदल गए जो बारिश की तरह थे और चू फैंग की ओर विस्फोटक रूप से बरस रहे थे। यह कोई मार्शल कौशल नहीं था। जब किसी के पास अपनी गहन शक्ति पर पूरा नियंत्रण होता था, तो वह गहन शक्ति का उपयोग करके उसे वास्तविक पदार्थों में संघनित कर सकता था। मूल रूप से ये कुछ ऐसा था जो केवल स्वर्ग के दायरे में रहने वाले लोग ही कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग इसे तब भी कर सकते थे जब वे गहन दायरे के शिखर पर हों। गहन क्षेत्र का 8वां स्तर। उस पल चू फैंग को झटका लगा। हालांकि गहन क्षेत्र का 8वां स्तर वास्तव में गहन क्षेत्र का शिखर नहीं था, चू फैंग की गहन क्षेत्र के पहले स्तर की वर्तमान साधना के साथ वह वास्तव में उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। हालांकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एक विचार के साथ उसने लिन रैन के हमलों को रोकने के लिए अपने सामने कई ग्रे रंग की आत्मा संरचनाओं को संघनित किया। बूम 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 बूम। लेकिन चू फैंग का अविनाशी स्पिरिट फॉर्मेशन लिन रैन के आकस्मिक हमलों के तहत तुरंत ढह गया। ये टोफू जितना कमजोर था और यह आसानी से एक भी वार नहीं झेल सकता था। चू फैंग, जल्दी से भाग जाओ। ताकत में दूरी बहुत बड़ी है और तुम उसे हरा नहीं सकते। एग्गी की आवाज चू फैंग के दिमाग में गूंज उठी, लेकिन खून की प्यास से भरा चू फैंग कैसे पीछे हट सकता था। अपने पैरों के नीचे एक चमक के साथ वह अपनी इच्छानुसार इंपीरियल स्काई तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था और उसने लिन रैन के हमलों को प्रकाश की गति से चकमा दिया। वाह! इसके तुरंत बाद चू फैंग ने लिन रैन पर अपनी उंगली हिलाई। उसके साथ एक भयंकर बाघ की दहाड़ भी आई। सफेद बाघ वध तकनीक, गुप्त कौशल का इस्तेमाल चू फैंग ने पहले ही कर लिया था। हालांकि यह केवल एक फीकी सफेद रंग की गैस थी, लेकिन इससे निकलने वाली ताकत उस जगह की दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। ये हो सकता है यह एक गुप्त कौशल है। चू फैंग की व्हाइट टाइगर वध तकनीक का सामना करते समय लिन रैन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, लेकिन वह डर नहीं रहा था। वह उत्साहित था। जब उसने गुप्त कौशल का सामना किया जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल था, तो वह अंतहीन रूप से उत्साहित था। तारांकन फफफ। गुप्त कौशल की ताकत को जानने या संभवतः व्हाइट टाइगर वध तकनीक की शक्ति को महसूस करने के कारण लिन रैन, जो कि गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, उसने चू फैंग के हमले का डटकर सामना नहीं किया। अपने बड़े हाथ से उसने गोंग लुयुन के कंधे को पकड़ लिया और जैसे ही उसका शरीर तैरने लगा, वह गायब हो गया और उसने उसे चकमा दे दिया। गड़गड़ाहट। लगभग उसी समय जब लिन रैन और गोंग लुयुन ने चकमा दिया, व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक उस स्थान पर उतरी जहां लिन रैन पहले था। हालांकि यह मामूली गैस लग रही थी, लेकिन जब यह जमीन से टकराई तो ये तुरंत गैस की एक शक्तिशाली धारा बन गई। इसने जमीन को नष्ट कर दिया और इसे एक अशांत क्षेत्र में बदल दिया, क्योंकि नीचे एक उंगली जितना गहरा गड्ढा हो गया था। कोई नहीं जानता था कि यह कितने मीटर तक जारी रहा। हाँ, क्या शानदार गुप्त कौशल है। सच में पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी इसे नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसे पाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी समय लिन रैन और गोंग लुयुन पास में दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने व्हाइट टाइगर वध तकनीक की ताकत को देखा, लिन रैन पागलों की तरह हंसने लगा। हुश 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 हुश। लगभग उसी समय जब वे दोनों प्रकट हुए, चू फैंग की आत्मा शक्ति पहले से ही उनकी स्थिति पर लॉक हो गई थी। उसने उसी समय अपनी उंगलियां फुरकाईं और 5 सफेद रंग की गैसें हवा में पागलों की तरह उछलने लगीं। जैसे ही यह कई स्थानों से गुजरी, उसने फिर से हमला किया। गर्जना। यदि यह कहा जाए कि गैस की एक पंक्ति सफेद बाघ के एक पंजे के समान है, तो 5 गैसें सफेद बाघ के पंजे के समान होंगी। जैसे ही तीखे पंजे बाहर निकले, न केवल 5 सफेद रंग की गैसें वहां मौजूद थीं, बल्कि छिपे हुए रूप में एक खूंखार बाघ का विशाल पंजा भी हवा में दिखाई दे रहा था, जो उन 2 लोगों की ओर उड़ रहा था। वह शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि जमीन भी जोर से हिलने लगी और अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। आसपास के पेड़ भी जोर से हिलने लगे और कुछ तो 2 टुकड़ों में टूटकर दूर उड़ गए। इतनी ताकत! हाँ, मुझे ये पसंद है। इससे गोंग लुयुन पहले से ही डर से स्तब्ध हो गया होगा, लेकिन लिन रैन और भी अधिक पागल हो गया। इस बार उसने तुरंत चकमा नहीं दिया।
उसने केवल अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और उसे घुमाता रहा। वह उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था। मैं तुम्हें मेरे किलिन राजकुमार की हवेली की किलिन शील का अनुभव कराऊंगा। जैसे ही उसकी बड़ी आस्तीन लहराई, गहन शक्ति की परतें भी प्रकट हुई और यह उसके सामने एक विशाल ढाल बन गई। वह ढाल गोलाकार थी और उसका व्यास 10 मीटर था। ऐसा लगता था कि वह स्टील से बनी है, लेकिन ये गहन शक्ति द्वारा बनाई गई थी। ढाल के चारों ओर तीखे दांत थे और ढाल के बीच में एक किलिन का सिर था जिसके दांत दिख रहे थे। ढाल के प्रकट होने के बाद ये लगातार घूमता रहा और जैसे जैसे ये घूमता रहा, इसने कुछ तूफान पैदा किए। यह न केवल एक अविनाशी ढाल थी, बल्कि यह एक अजय तेज हथियार भी थी। ये रैंक 6 का रक्षा मार्शल कौशल था। जब ये लिन रैन के हाथों में था तो इसने वह ताकत दिखाई जो इसमें होनी चाहिए थी और यह वर्तमान में सफेद बाघ के पंजों को पीछे धकेल रहा था। उस समय वे टकराने वाले थे। उस पल, चाहे वह चू फैंग हो या लिन रान, उन दोनों की निगाहें किलिन शील्ड के साथ साथ व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक पर कसकर टिकी हुई थी। चाहे वह चू फैंग हो या लिन रान, वे ये प्रयोग करना चाहते थे कि गुप्त कौशल और मार्शल कौशल के बीच कौन अधिक मजबूत है और कौन कमजोर। धमाका आखिरकार वे दोनों आपस में टकरा गए। हालांकि परिणाम अपेक्षित था, फिर भी अप्रत्याशित भी। व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक के सामने मजबूत किलिन शील्ड आधे सेकंड के लिए भी वहां नहीं टिकी। तुरंत ये टूट गया और व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसने लिन रैन और गोंग लुयुन पर हमला करना जारी रखा। फुसफुसाहट उस पल लिन रैन का चेहरा भी शांत नहीं रह सका। चूंकि वह इतनी शक्तिशाली व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक का सामना कर रहा था, इसलिए उसके पास जल्दी से चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह इसे रोके रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इस बार जब सफेद बाघ का वध करने की तकनीक जमीन से टकराई तो एक बहुत बड़ा हथेली का निशान बन गया। यह कोई साधारण हथेली का निशान नहीं था, ये बाघ की हथेली थी। बाघ का पंजा था। विशाल पंजे के निशान का व्यास 10 मीटर था और यह जमीन पर बहुत गहराई से अंकित था। हालांकि पंजे का निशान ही सब कुछ नहीं था। 5 छोटे लेकिन गहरे छेद लगातार बढ़ते जा रहे थे और उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अध्याय 224 चलने के लिए हवा का विरोध। गुप्त कौशल की शक्ति वास्तव में दुनिया में अद्वितीय है। श्री ग्रे क्लोक, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये गुप्त कौशल कहाँ मिला? इस बार लिन रान चू फैंग के पीछे दिखाई दिया और उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। एक और किलिन शील्ड संघनित हुई और उस भयानक शक्ति के साथ वह पीछे से चू फैंग की ओर दबाव डाला। ये कहना जरूरी था कि लिन रैन की गति बहुत तेज थी। जिस गति से उसने मार्शल कौशल को संघनित किया वह उसकी कल्पना से परे था और चू फैंग की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ भी वह उसकी गति से मेल नहीं खा सकता था। अरे, चूंकि उसने इतनी मजबूत किलिन शील्ड का सामना किया था, चू फैंग केवल व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक के साथ ही उससे लड़ सकता था। हालांकि जब वह अपने शरीर में व्हाइट टाइगर से जुड़ना चाहता था और जब वह फिर से व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक का उपयोग करना चाहता था, तो उसने पाया कि उसकी चेतना में व्हाइट टाइगर गायब हो गया था। क्या हो रहा है? उसकी सबसे मजबूत विधि व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक वर्तमान में इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। इससे चू फैंग घबरा गया और उसने जल्दी से चकमा दे दिया। हालांकि चू फैंग के चकमा देने के तुरंत बाद किलिन शील्ड ने भी अचानक दिशा बदल ली और चू फैंग की ओर फिर से दबाव डाला। इस बार इसकी गति और भी तेज थी। फुसफुसाहट। ऐसी स्थिति में चू फैंग को अब किसी भी तरह की हिचकिचाहट की हिम्मत नहीं हुई। उसने इंपीरियल स्काई तकनीक का चरम पर इस्तेमाल किया और 100 मोड़ों की घाटी में गहराई तक पहुंच गया। लुयुन, तुम यहीं रुको। ये देखकर गोंग लुयुन को ये बताने के बाद लिन रैन ने चू फैंग का पीछा किया और उसने जोर से कहा, मिस्टर ग्रे क्लोक, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मुझे उस गुप्त कौशल के बारे में क्यों नहीं बताते? अरे, ये क्या हो रहा है? मैं अपना गुप्त कौशल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? चू फैंग काफी चिंतित था। एकमात्र चीज जिससे लिन रैन डरता था वह थी उसकी व्हाइट टाइगर वर्क तकनीक। हालांकि उस समय वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। इससे चू फैंग ने वह एकमात्र चीज खो दी जो उसे लिन रैन के खिलाफ लड़ने के योग्य बनाती थी। बेवकूफ, गुप्त कौशल अत्यंत विशेष होते हैं और उनमें जीवन होता है। वे गहन शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते। हालांकि मेरी शक्ति उधार लेने के बाद आपकी साधना गहन क्षेत्र में पहुंच गई है, लेकिन वास्तव में आप अभी भी मूल क्षेत्र में हैं। तो यह आपको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने देगा। अभी आप गुप्त कौशल का उपयोग केवल इस सीमा तक ही कर सकते हैं और यह सीमा है
मुझे डर है कि आज के लिए आपके लिए गुप्त कौशल का फिर से उपयोग करना असंभव होगा। एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। तो क्या वाकई ऐसा कुछ है? धिक्कार है। सच्चाई जानने के बाद चू फैंग को गुस्सा दोनों आया। उसका नफरत भरा दुश्मन उसके बहुत करीब था, लेकिन न केवल उसके पास उसे मारने का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि उसे भागने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इस वजह से उसे वाकई अपनी शिकायतें दबाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। किसने उसे अपर्याप्त शक्ति रखने के लिए कहा? अगर वह एग्गी की शक्ति पर भरोसा नहीं करता और केवल अपनी खुद की साधना के साथ प्रयोग करता, लिन रैन से लड़ने की बात तो दूर, यहाँ तक कि गोंग लुयोन भी उसे उसकी वर्तमान स्थिति में मजबूर कर सकता था। चू फैंग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह काम नहीं करेगा। मुझे अपना शरीर नियंत्रित करने दो। चू फैंग ने इंपीरियल स्काई तकनीक का चरम पर उपयोग किया, लेकिन उसके और लिन रैन के बीच गति का अंतर वर्तमान में करीब आ रहा था। लिन रैन बहुत मजबूत था। ऐसी साधना के सामने चू फैंग वास्तव में बहुत कमजोर था और उस स्थिति में एग्गी कूदना चाहता था। नहीं, मेरी मदद करने के कारण मैं तुम्हें फिर से घायल नहीं होने दूंगा। जब एग्गी ने असुर की शक्ति का उपयोग किया तो उसकी आत्मा लगभग बुझ गई थी, इसलिए चू फैंग ने तुरंत मना कर दिया। बेवकूफ, मैं अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी पाऊंगा। जल्दी से मुझे अपना शरीर दे दो, वरना तुम मर जाओगे और मैं भी ठीक से नहीं जी पाऊंगा। एग्गी ने मना कर दिया। नहीं, अब से आपकी रक्षा करने की बारी मेरी होगी। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो आपके सामने ही मरूंगा। चू फैंग अतुलनीय रूप से जिद्दी था और बोलने के बाद उसके पैरों के नीचे की रोशनी और भी तेज हो गई और उसकी गति और भी बढ़ गई। मिस्टर ग्रेक्लॉक, बेहतर होगा कि आप जाने से पहले मुझे सीक्रेट स्किल की उत्पत्ति के बारे में बता दें। ये देखकर लिन रैन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी तकनीक बदली और शक्तिशाली किलिन शील्ड को नष्ट कर दिया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और उसे पकड़ लिया। बहुत ठंडी गैस दिखाई दी और ठंडी हवा तेजी से हर जगह फैल गई। जितने भी फूल और घास उसके पास से गुजरे वे सब जम गए। यहाँ तक कि ऊंचे और बड़े पेड़ों पर भी बर्फ की परत जम गई और उसकी जान चली गई। यह आभा, ये रैंक 6 मार्शल कौशल है। चू फैंग ने अपना सिर घुमाकर देखा और वह डरे बिना नहीं रह सका। उसके पीछे विशाल ठंडी हवा ने सब कुछ अपने में समा लिया था। यह एक अदृश्य राक्षस की तरह था और हड्डियों को चीरती ठंडी हवा के साथ ये चू फैंग की ओर बढ़ रहा था ताकि उसे पूरा निगल जाए। दबाव से चू फैंग को महसूस हो रहा था कि यह निस्संदेह रैंक 6 मार्शल कौशल था, अन्यथा लिन रैन भी इतनी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। उस पल चू फैंग केवल अपने रक्त में सुनहरे रंग की बिजली को सक्रिय कर सकता था और उसने अपनी साधना को गहन क्षेत्र के पहले स्तर से गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया। फिर उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश करने के लिए अपनी सारी शक्तिशाली आकाश तकनीक में लगा दी, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि ठंडी हवा का क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसकी गति बहुत तेज थी। जैसे ही लिन रैन पास आया, ठंडी गैस भी जल्दी से चू फैंग के पास आ गई। उस स्थिति में चू फैंग जल्दी से इसकी चपेट में आने वाला था। हार मान लो, मेरे ठंडे बर्फीले वातावरण से बच पाना तुम्हारे लिए असंभव है। लिन रैन ने अपने दांत दिखाए और ऐसा चेहरा दिखाया जिससे पता चला कि उसे वह मिलने वाला था जो वह पाना चाहता था। अरे, क्या मैं, चू फैंग, यहाँ हार जाऊंगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अभी तक बदला नहीं लिया है। मुझे अभी तक अपना परिवार नहीं मिला है। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ और ऐसे व्यक्ति से कैसे हार सकता हूँ? क्या मैं अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करूँगा? चू फैंग अपने दिल में चिल्लाया और उसी समय उसके शरीर में गहन शक्ति घूम गई और तेजी से विशेष मध्याह्न रेखाओं के साथ चली गई। वह एक सफलता प्राप्त कर रहा था, एक प्रकार की सफलता जिसका उसने कई बार प्रयास किया लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। यह इंपीरियल स्काई तकनीक की वास्तविक अस्पष्टता थी। मुझे देखने दो कि तुम कहाँ भागने वाले हो। लिन रैन एक बार फिर पास आया और ठंडी हवा उसके पीछे चल पड़ी। पीछे से इसने चू फैंग को घेर लिया और उसके आगे का रास्ता भी बंद कर दिया। चू फैंग पूरी तरह से घिरा हुआ था और वह कहीं नहीं जा सकता था। धमाका ठीक उसी समय चू फैंग ने अचानक अपने पैरों से जमीन पर थपथपाया। धनुष से निकले तीर की तरह उसका पूरा शरीर आसमान में उछल गया। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से बच सकते हो? जब तक तुम उड़ नहीं सकते, तुम मेरी ठंडी हवा में समा जाओगे। जैसे ही उसने चू फैंग को आसमान में छलांग लगाते देखा, लिन रैन ने केवल उपहास किया और बिना किसी जल्दबाजी के उसने ठंडी हवा को नियंत्रित करके नीचे एक बड़ा जाल बना दिया। उसने चू फैंग के वापस नीचे गिरने का इंतजार किया ताकि वह चू फैंग को पूरी तरह से पकड़ सके।
टा टा टा। लेकिन फिर जादुई दृश्य हुआ। जब चू फैंग के पैर हवा में थे तो वह चलता रहा। हर कदम के बाद उसका पूरा शरीर थोड़ा और ऊपर उठ जाता। कुछ देर चलने के बाद वह न केवल नीचे गिरा बल्कि और भी ऊपर चला गया। उसके और जमीन के बीच की दूरी पहले से ही 100 मीटर थी। यह आसमान में एक साधारण छलांग कैसे थी? वह हवा में चल रहा था। उसने हवा का विरोध किया और चला गया। लिन रैन, जब हम अगली बार मिलेंगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चू फैंग ने अपना सिर घुमाया और बुरी आवाज में उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए हवा में चलते हुए तेजी से दूर क्षितिज की ओर बढ़ गया। वर्तमान लिन रैन पहले से ही जमीन पर उलझन में था। वह रात के आसमान को घूर रहा था जिसमें चमकीले तारे थे और साथ ही वह शरीर जो दूर और दूर जा रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर सदमा था और काफी देर बाद ही उसे धीरे धीरे होश आया और उसने धीरे से कहा, वह वास्तव में उड़ सकता है। अध्याय 225 बादलों में मंदिर हॉल। 100 बैंड्स घाटी के एक जंगल में पेड़ों और घासों पर बर्फ की एक परत जम गई। ठंडी हवा चारों ओर फैल गई और उसने पूरे इलाके को भर दिया। लिन रैन अभी भी बीच में खड़ा था और अपना सिर उठाकर तारों भरी रात को देख रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। काफी देर बाद ही वह धीरे धीरे शांत हुआ। वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग के दायरे में नहीं है, फिर भी वह हवा का विरोध कर सकता है और चल सकता है। क्या उसने इंपीरियल स्काई सेज के अद्वितीय कौशल को समझा? लिन रैन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने पीछा करना जारी नहीं रखा। वह केवल पीछे मुड़ा और वापस चला गया। ऐसा नहीं था कि वह पीछा नहीं करना चाहता था, क्योंकि चू फैंग के सभी तरीकों को देखने के बाद उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने चू फैंग के पास जो कुछ भी था उसे अपने लिए क्यों नहीं लिया। लेकिन दुख की बात है कि वह चू फैंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता था जो हवा में चल सकता था। लिन रैन वापस उस जगह पर आया जहां गोंग लुयुन था। उसने पाया कि पंजे के निशान और बड़े बड़े पंजे के छेद अभी भी वहां थे। हालांकि जब वह गया था तब की तुलना में बदलाव हुआ था। पंजे के छेदों से 6 छोटे छोटे पानी के खंभे बाहर निकल रहे थे। एक उंगली में इतनी शक्ति होती है। ये सुरंगें भूमिगत जल धाराओं से जुड़ती हैं। लिन रैन ने कसकर भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। दादाजी, क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में एक महान गुप्त कौशल का उपयोग किया था? ये देखकर गोंग लुयुन पूछने के लिए उसके पास गया, क्योंकि उसे अभी भी चू फैंग द्वारा पहले प्रदर्शित की गई भयानक शक्ति याद थी। हालांकि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, मैंने गुप्त कौशल पर शोध किया है। चाहे आप इसे शक्ति या ताकत के संदर्भ में देखें, मिस्टर ग्रेक्लोक ने जो इस्तेमाल किया वह निस्संदेह एक गुप्त कौशल है। इसके अलावा न केवल उस व्यक्ति ने एक गुप्त कौशल को समझा, बल्कि उसने एक बहुत शक्तिशाली शारीरिक मार्शल कौशल भी समझा। लिन रैन का चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था जब उसे वह दृश्य याद आया जिसमें चू फैंग हवा में चला गया था। शुरू में उसने सोचा था कि अपनी उच्च साधना के साथ वह चू फैंग को पूरी तरह से दबा सकता है, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि चू फैंग ने जो तरीके अपनाए थे वे अत्यंत रहस्यमय थे। इससे उसका दिल सचमुच खुजलाने लगा और यह बिल्कुल असहनीय था। उसने अन्य तरीके भी समझे। किस तरह के तरीके? गोंग लुयुन ने जिज्ञासा व्यक्त की। इसके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दूसरे लोगों के तरीके हैं। अगर भविष्य में मुझे कोई गुप्त कौशल मिल गया तो मैं निश्चित रूप से उसे तुम्हें दे दूंगा। लुयुन, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन यह 9 प्रांतों के महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जब तुम कुछ करते हो तो तुम्हें उसे एक निश्चित स्तर पर करना चाहिए। वह मिस्टर ग्रेक्लोक बिना किसी कारण या वजह के तुम पर हमला नहीं करेगा। उसका चू फैंग के साथ किसी तरह का रिश्ता होना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भविष्य में अधिक सावधान रहो। लिन रैन ने याद दिलाया। वह रहस्यमय मिस्टर ग्रेक्लोक चू फैंग से संबंधित है। उसे लगा कि यह बहुत अजीब है जब उसने सोचा कि मिस्टर ग्रेक्लोक जो इतने सारे विशेष तरीकों को समझता था चू फैंग से संबंधित था। गोंग लुयुन के पास इसे स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये बहुत संभव है। अगर मिस्टर ग्रेक्लोक इस जगह पर चुपके से घुस आए तो मुझे भी उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं राजकुमार के महल में वापस रिपोर्ट भी कर दूं तो भी मुझे यकीन है कि वे उनके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। नियमों के अनुसार, मेरी स्थिति के अनुसार, हालांकि मैं आप सभी की सुरक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकता। आप पर और अधिक हमलों से बचने के लिए आपके लिए ये शिकार छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। लिन रैन ने कहा। दादाजी, ये शब्द सुनने के बाद गोंग लुयुन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। नहीं, ये या वह,
क्या तुम्हारा छोटा सा जीवन महत्वपूर्ण है या ये छोटी सी दवा महत्वपूर्ण है? क्या तुम अपने कुत्ते जैसे दोस्तों की तरह ही बनना चाहते हो और टूटे हुए मांस का ढेर और खून का तालाब बनना चाहते हो? लिन रैन ने तीखी आवाज में कहा और फिर कहा, मेरे यहाँ होने पर क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे पास कोई साधना संसाधन नहीं होगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही हवेली के स्वामी से अनुरोध कर दिया है कि तुम मेरे किलिन राजकुमार की हवेली में शामिल हो जाओ। उस समय मैं अपनी सारी योग्यताएं तुम्हें दे सकता हूँ। आपके परोपकार और दयालुता के लिए धन्यवाद दादाजी। उन शब्दों को सुनने के बाद गोंग लुयुन दुख से खुशी में चला गया और उसकी खुशी बिल्कुल अप्रत्याशित थी। किलिन राजकुमार का महल एजोर प्रांत का असली अधिपति था। वापस जाओ, मैं छुपकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिन रैन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। वह काफी दयालु था और उसकी निगाहें प्यार से भरी थीं। बेशक गोंग लुयुन ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। खुशमन से वह वापस उसी रास्ते पर चला गया जहां से वह आया था। लिन रैन ने उसे छुपकर सुरक्षा दी थी, उसे जरा भी चिंता नहीं थी। गोंग लुयुन के दूर चले जाने के बाद लिन रैन ने अपनी छाती की जेब से एक पत्र निकाला। पत्र खोलने पर उसमें सुंदर अक्षरों की कुछ पंक्तियां थीं। लॉर्ड लिन रैन, क्या आपको वह महिला याद है जिसने 20 साल पहले काले कछुए शहर के बाहर आपकी जान बचाई थी और आपके लिए अपनी सतीत्व भी खो दी थी? हालांकि मैं वर्तमान में काले कछुए शहर के स्वामी की पत्नी हूँ, लेकिन लुयुन आपके और मेरे बीच का बच्चा है। वह गोंग चांगशान का बेटा नहीं है, वह आपका बच्चा है। पहले तो मैं तुमसे इस मामले का जिक्र नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरी जैसी औरत जिक्र करने लायक भी नहीं है। लेकिन आखिरकार लुयुन तुम्हारी ही संतान है। गोंग चांगशान बहुत जिद्दी है और उसे लुयुन को दूसरे दर्जे के स्कूल एजोर ड्रैगन स्कूल में भेजना पड़ा ताकि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सके, और उसने लुयुन की अच्छी प्रतिभा को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप, भगवान, लुयुन को अपने खून के समान समझेंगे और लुयुन को एजोर ड्रैगन स्कूल से दूर ले जाएंगे और उसे एक बेहतर भविष्य देंगे। इसे पढ़ने के बाद लिन रैन ने अनिच्छा से पत्र को वापस मोड़ दिया। उसने इसे अपने कॉस्मोस सेक में नहीं रखा, बल्कि अपनी छाती की जेब में वापस रख लिया और याद दिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें 20 साल तक खोजा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने मुझे खोजने के अलावा इतना बड़ा सरप्राइज भी दिया है। चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं होने दूंगा जो किसी के नाम से अनजान हो। लिन रैन अपने प्रेमी के बारे में सोच रहा था। चुफैंग अभी भी हवा में चल रहा था। उस समय वह पहले से ही बादलों में पहुंच चुका था और वह उनके बीच दौड़ रहा था। वह एक ड्रैगन की तरह था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था और अंतहीन रूप से पलट रहा था। हाँ, ये हवा में चलने जैसा एहसास है। ये बहुत ताज़ा है। चुफैंग अतुलनीय रूप से खुश था। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि वह हवा में उड़ा था, लेकिन व्हाइट हेडेड ईगल पर बैठने की तुलना में यह स्पष्ट रूप से काफी बेहतर था जब वह खुद अपनी इच्छानुसार क्षितिज की ओर चला गया। वह क्या है? अचानक चांद से रोशनी उधार लेते हुए चुफैंग ने एक पर्वत शिखर की खोज की, और वह पर्वत शिखर बादलों में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसके अलावा पहाड़ की चोटी पर चुफैंग को रोशनी दिखी। उसे कुछ एक इमारत जैसी लगी और पास जाकर देखा तो वहां एक मंदिर था। वहां कोई रहता था। चुफैंग को झटका लगा क्योंकि उसने पाया कि पहाड़ की चोटी असामान्य रूप से खड़ी थी। ये स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। वह आकार, वह ऊंचाई, बिना किसी खास साधना के उस स्थान पर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर हॉल की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार 100 मोड़ों की घाटी एक निषिद्ध भूमि थी। हर साल इसे केवल 1 दर्जन दिनों से थोड़ा ज्यादा समय के लिए खोला जाता था। उसके बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो उस जगह पर मंदिर हॉल कौन बनाएगा? अध्याय 226 रहस्यमय विशेषज्ञ। अजीब बात है, कौन सा व्यक्ति इस जगह पर मंदिर हॉल बनवाएगा? यह एक निषिद्ध भूमि है, तो क्या वास्तव में कोई व्यक्ति यहाँ लंबे समय तक रह सकता है? या शायद ये बस आराम करने के लिए एक अस्थायी जगह है? लेकिन क्या विभिन्न स्कूलों के बुजुर्गों ने 100 मोड़ों की घाटी में किसी को भी बहुत गहराई तक जाने की अनुमति नहीं दी थी? ये पहले से ही काफी गहरी है, इसलिए सामान्य तौर पर यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसने दूर पहाड़ की चोटी पर बने सुंदर मंदिर हॉल को देखा, चुफैंग अंतहीन अनुमान लगाता रहा। अंततः अपने हृदय की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उसने स्वयं को बादलों में छिपा लिया और अपनी आत्मिक शक्ति को चरम सीमा तक विस्तारित कर दिया तथा सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने लगा, और वह अंत तक इसकी जांच करना चाहता था। ये है, लेकिन पहाड़ की चोटी के पास जाने से पहले ही चुफैंग की पुतलियां बड़ी हो गईं और एक पल में उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव उभर आए।
ये कितना शक्तिशाली छिपा हुआ आध्यात्मिक निर्माण है। इस आध्यात्मिक निर्माण की शक्ति मेरे भूरे रंग के आध्यात्मिक निर्माण से कहीं अधिक है। चू फैंग ने एक छिपी हुई आत्मा संरचना की खोज की जो पहाड़ की चोटी के बाहर थी। यह एक आत्मा संरचना तंत्र था। इसे छूने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगा जिसने इसे रखा था। इसका मतलब कुछ था। इस जगह का गुरु संभवतः एक विश्व स्पिरिटिस्ट था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्पिरिट फॉर्मेशन की भावना से उस स्पिरिट फॉर्मेशन का मालिक शक्ति के मामले में उससे कहीं ऊपर था, जिसका मतलब था कि वह विश्व स्पिरिटिस्ट जिसने उस स्पिरिट फॉर्मेशन को रखा था संभवतः एक साधारण ग्रे क्लोक विश्व स्पिरिटिस्ट नहीं था, बल्कि यह एक नीले रंग का स्पिरिट फॉर्मेशन है। यहाँ का मास्टर निस्संदेह एक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। एग्गी ने चू फैंग के लिए उत्तर बोला। नीले लिबादे वाला विश्व प्रेतात्मावादी, ऐसा चरित्र यहाँ क्यों है? चू फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। एजोर प्रांत में सबसे शक्तिशाली विश्व स्पिरिटिस्ट ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट थे और केवल 2 ही थे, तो उस स्थान पर एक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट क्यों दिखाई दिया? ये बहुत चौंकाने वाला था। ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट कितने मजबूत थे। वे बहुत बड़े पात्र थे जो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के भीतर भी दुर्लभ थे। चू फैंग, जल्दी से चले जाओ। तुम यहाँ मालिक को नाराज नहीं कर सकते। जल्दी करो, पीछे हटो। एग्गी की आवाज और भी तनावपूर्ण हो गई। चू फैंग ने ये सुनने के बाद संकोच नहीं किया। वह पलटा और जल्दी से चला गया। एग्गी की व्याख्या सुनने के बाद तभी चू फैंग को पता चला कि एग्गी इतना घबराया हुआ क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की ताकत उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से ज्यादा थी। एक नीला लबादा विश्व स्पिरिटिस्ट। सबसे पहले अपनी आत्मा शक्ति को एक तरफ रखते हुए उन्होंने जो विभिन्न आत्मा निर्माण विधियां सीखी वे ग्रे लबादा विश्व स्पिरिटिस्टों से पूरी तरह से बेहतर थीं। मार्शल साधना के संदर्भ में सख्त आवश्यकताएं भी थीं। एग्गी ने जो कहा उसके अनुसार नीले रंग की आत्मा निर्माण की शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम स्वर्ग क्षेत्र में होना चाहिए, जिसका मतलब ये भी था कि न केवल एक नीला लबादा वाला विश्व प्रेतात्मा उस मंदिर हॉल में रहता था, बल्कि वह एक साथ स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। स्वर्ग क्षेत्र ये 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे ऊंचा क्षेत्र था। उसके जैसा चरित्र एजोर प्रांत की सौबैंस की घाटी में क्यों दिखाई दिया? चू फैंग समझ नहीं पाया, लेकिन उसे कुछ पता था। 100 मोड़ों की घाटी में एक विशेषज्ञ था, और वह विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे चू फैंग अपमानित कर सकता था, क्योंकि वह वास्तव में परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। भले ही वह स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के सामने अजेय था, क्योंकि वह शानदार मार्शल कौशल इंपीरियल स्काई तकनीक के साथ भागने में सक्षम था, स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने उसके पास भागने का मौका भी नहीं था। पहाड़ की चोटी से खुद को दूर करने के बाद चू फैंग ने अब शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार आसमान में सीमित बादल थे और वह हमेशा खुद को छिपाने के लिए बादलों पर निर्भर नहीं रह सकता था। अगर उसे किसी ने खोज लिया तो बहुत बड़ा हंगामा होना तय था। इसके अलावा अनगिनत आध्यात्मिक दवाइयाँ और मूल दवाइयाँ थीं, और यहाँ तक कि गहन दवाइयाँ भी थीं। हालांकि चू फैंग गोंग लुयुन को खत्म नहीं कर सका, क्योंकि वह आया था, इसलिए वह खाली हाथ नहीं जा सकता था, है ना? वीरतापूर्ण शिकार के लिए एक समय सीमा थी। 18 दिन तब शुरू नहीं हुए जब वे 100 मोड़ों की घाटी में और अंदर घुस गए। यह उस दिन शुरू हुआ जिस दिन 100 मोड़ों की घाटी खोली गई थी, इसलिए अधिक सटीक रूप से कहे तो उनके पास केवल 15 दिन थे। चू फैंग 15 दिनों में खुलेआम कत्लेआम करने जा रहा था। वह ये भी अनुभव करना चाहता था कि 100 मोड़ों की घाटी में संसाधन कितने प्रचुर हैं। इसके अलावा आमतौर पर 100 मोड़ों की घाटी के भीतर कई राक्षसी जानवर थे, इसलिए चू फैंग ने पौराणिक राक्षसी जानवरों के साथ कुछ वार करने में कोई आपत्ति नहीं की। सूश सूश सूश। 100 मोड़ों की घाटी के भीतर एक गहरी घाटी में एक ऐसा क्षेत्र था जो पेड़ों से ढका हुआ था। हालांकि शाखाएं और पत्तियां काफी रसीली थीं और हर जगह बेलें भी थीं। उन्होंने आकाश और सूरज को ढक लिया था और चलना बेहद मुश्किल था, लेकिन ऐसे इलाके में इंसान पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह एक फुर्तीले बंदर की तरह पेड़ों की टहनियों और लताओं का इस्तेमाल करके हवा में इधर उधर उछलता रहता था। उसकी गति बहुत तेज थी और कभी कभी तो सिर्फ उसका आकार ही दिखाई देता था, लेकिन उसका चेहरा नहीं। स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति चू फैंग था। वीर शिकार की शुरुआत से 10 दिन बीत चुके थे और ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के तरीकों के साथ चू फैंग पानी में मछली की तरह था जब वह 100 बैंस की घाटी में था और उसकी फसलें बहुत अच्छी थीं। इन दिनों में अगर उसे प्यास लगती तो वह झरने का पानी पी लेता।
अगर उसे भूख लगती तो वह मांस भूनकर खा लेता। उसे आध्यात्मिक दवाओं की परवाह नहीं थी और केवल मूल दवाएं ही उसे रोक सकती थीं। 10 दिनों के भीतर उसने दर्जनों गहन दवाओं को कुचलकर मार डाला जो खजाने की तरह थीं। हालांकि वे केवल निम्न गुणवत्ता वाली गहन औषधियां और मध्यम गुणवत्ता वाली गहन औषधियां थीं, फिर भी सामान्य लोग उन्हें नहीं चुन सकते थे। आखिरकार उन गहन औषधियों में पहले से ही आध्यात्मिक प्रकृति थी और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। केवल चू फैंग, एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट, उन्हें इतनी आसानी से पकड़ सकता था। जब तक वह उन्हें पाता, वह उन्हें पकड़ लेता। कोई भी मछली उसके जाल से बच नहीं पाती। एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा, मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक राक्षसी जानवर और प्रोफाउंड क्षेत्र के पहले स्तर पर एक मानव। ऐसा लगता है कि किसी ने पहले हमला किया था। चू फैंग जंगल में भागते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह इस समय एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा का पीछा कर रहा था। हालांकि अपनी तेज आत्मा शक्ति से चू फैंग को एहसास हो गया कि वहां केवल उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा ही नहीं थी। वहां एक राक्षसी जानवर के साथ साथ एक इंसान भी था। तारानकन ता। कई पेड़ों को पार करने के बाद आखिरकार चू फैंग एक मोटे और बड़े सूखे पेड़ पर उतरा। चू फैंग ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए सब कुछ देख सकता था। उससे दर्जनों मीटर दूर एक भयावह बड़ी लड़ाई हो रही थी। अनगिनत घने पेड़ आधे में कट गए थे और पूरा इलाका खून से लथपथ था। लड़ाई से पहले कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था और यह एक आपदा का क्षेत्र लग रहा था। युवा पुरुष गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर शक्तिशाली व्यक्ति था। जहां तक विशाल भालू राक्षसी जानवर और वृक्षलता वाले राक्षस का सवाल है, वे मूल क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर थे। हालांकि जैसे जैसे वे एक साथ काम करते गए, युवा पुरुष को और अधिक पीछे धकेला गया और वह किसी भी क्षण गिरने वाला था। यह एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा का मूल शरीर है। काफी मजबूत है। यह मनुष्यों पर हमला करने के लिए राक्षसी जानवर के साथ सहयोग कर रहा है और दोनों की संयुक्त युद्ध शक्ति प्रोफाउंड क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पोकमाक वाला नर उन्हें हरा पाने में असमर्थ है। चू फैंग के चारों ओर उड़ते हुए टुकड़े एक आंधी की तरह थे। हालांकि वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वह सब कुछ देख रहा था और उस घायल नर के सहायता के लिए अनुरोध करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे वह उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा लेनी थी। चून की उस उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा को सबसे पहले पोकमाक वाले नर ने खोजा था और जब तक नर उसे देने की पहल नहीं करता, अगर चू फैंग उसे राक्षसी जानवर और प्रोफाउंड दवा की देखभाल करने में मदद करता, तो पोकमाक वाला नर शायद प्रोफाउंड दवा को चू फैंग को देने के लिए तैयार न हो और जाहिर है कुछ विवाद होंगे। सभी तरह की घटनाओं का अनुभव करने के बाद चू फैंग ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। वह आसानी से दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसे जो चाहिए था वो थे दोस्त। अध्याय 227 खतरनाक भूमि। वरिष्ठ, कृपया मेरी मदद करें। वास्तव में जब चेचक से पीड़ित नर ने चू फैंग को देखा तो उसने तुरंत सहायता मांगी। अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए चू फैंग ने 100 बैंड्स की घाटी में प्रवेश करने के बाद एग्गी की शक्ति उधार लेना जारी रखा। हालांकि किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने फिर भी अपना भेष बदल लिया। उसने कपड़े का एक लंबा लबादा पहना था और अपनी शक्ल छिपाने के लिए घास से बनी एक शंक्वाकार टोपी पहनी थी। 100 मोड़ों की घाटी में ऐसा भेष दुर्लभ नहीं था, लेकिन क्योंकि वह दागदार पुरुष चू फैंग की शक्ल नहीं देख सकता था और न ही वह चू फैंग की उम्र का पता लगा सकता था, फिर भी वह चाहता था कि चू फैंग उसकी मदद करे। उसने चू फैंग को वरिष्ठ कहा, मैं आपकी मदद करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा के बारे में क्या कहूँगा। चू फैंग ने अपनी आवाज़ को एक युवा वयस्क की तरह बदल दिया और सीधे अपना लक्ष्य बताया। जब तक आप इस समय मेरे सामने मौजूद खतरे को हल करने में मेरी मदद करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा और राक्षसी जानवर आपके हैं। चेचक से पीड़ित पुरुष चिल्लाया। बहुत बढ़िया। उसके बाद ही चू फैंग हवा में उछला और एक तेज तलवार की तरह उसने खुद को तीनों के युद्ध चक्र में घूंप दिया। अज्ञानी मनुष्य, तुम सब मर जाओगे। जिस समय चू फैंग जमीन पर उतरा, उसी समय विशाल भालू राक्षसी जानवर चू फैंग की ओर झपटा। दरअसल राक्षसी जानवर आध्यात्मिक स्वभाव का था और वह इंसानों की भाषा बोल सकता था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी जंगली जानवर की आभा थी। ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास असीम ताकत है। जब उसका पंजा नीचे आया तो वह अपने साथ 3 लाख कैटी की ताकत लेकर आया। हालांकि चू फैंग ने राक्षसी जानवर के अचानक हमले पर केवल ठंडी सांस ली। न केवल उसने इसे चकमा दिया या टाला, बल्कि उसने एक हाथ से मुट्ठी भी बनाई और राक्षसी जानवर के विशाल पंजे की ओर फेंक दी।
यह उस दृश्य ने उस दागदार पुरुष को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। आखिरकार चू फैंग की आभा से पता चला कि वह गहन क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर था, उसके जैसा ही था। शारीरिक बनावट के मामले में वह खुद से भी दुबला था। तो चू फैंग की वर्तमान हरकतें एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मंटिस की तरह थीं, और वह केवल अपनी मौत का रास्ता खोज रहा था। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध हो गया। तारांकन धमाका। जब चू फैंग की मुट्ठी और राक्षसी जानवर का विशाल पंजा टकराया तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हालांकि चू फैंग की मुट्ठी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें मौजूद ऊर्जा बहुत बड़ी थी। ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली और राक्षसी जानवर तुरंत चीखा और फिर जल्दी से पीछे हट गया। इसकी खुरदरी त्वचा और मोटा मांस, जो लोहे के समान था, हर जगह से फट गया था और उसमें से खून बह रहा था तथा भयानक सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थी। हे भगवान, क्या यह अभी भी मनुष्य की मुट्ठी है? उसी क्षण दाग धब्बों वाला पुरुष पहले से ही अचंभित था और वह अविश्वास के भाव के साथ चू फैंग की मुट्ठी को घूर रहा था। उसने पहले भी विशाल भालू राक्षसी जानवर के साथ कुछ वार किए थे, इसलिए उसे विशाल भालू राक्षसी जानवर के भौतिक शरीर की ताकत का गहराई से पता था। हालांकि अपने शरीर से चू फैंग ने राक्षसी जानवर के पंजे को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे यह स्वीकार करना काफी मुश्किल लगा। हुश हुश हुश। जैसे ही चेचक से पीड़ित नर विचलित हुआ, उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा पहले ही हवा में उछल गई। उस पर लगी लताएं तेज धार बन गईं जो आसमान में फैल गईं। बिजली की गति से वे चेचक से पीड़ित नर की ओर बढ़ी। बकवास। जब तक उस दागदार नर ने उस पर प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में फैली लताएं अगले ही पल उसके शरीर में घुस जाएंगी। वह चाहकर भी बच नहीं सकता था, और चाहकर भी वह इससे बच नहीं सकता था। उसने अपना मौका खो दिया। तारांकन स्वूश। लेकिन जैसे ही उस दागदार पुरुष को लगा कि वह निस्संदेह मरने वाला है, एक भूत की तरह चू फैंग उसके सामने प्रकट हुआ। चू फैंग ने अपने दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा सुनहरा ब्लेड पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी भुजाएं हवा में लहराईं, सुनहरा ब्लेड तुरंत सुनहरे प्रकाश की कई चमक बन गया। अर्धचंद्राकार सुनहरा प्रकाश उसकी आंखों के सामने दिखाई देता रहा, और जब सुनहरा प्रकाश गायब हो गया तो डरावनी बैलें आधी कट गईं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रोफाउंड मेडिसिन का सिर भी चू फैंग ने अज्ञात समय पर काट दिया था। तारांकन आओ। जिस प्रोफाउंड औषधि का सिर काटा गया था, वह तुरंत ही बुरी तरह से रोने लगी। उसका शरीर ऐसा था मानो परत दर परत गिरते हुए उसकी त्वचा उतर रही हो। अंत में केवल एक मानव आकार का पौधा दिखाई दिया जो हथेली के आकार का था। वह पौधा एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड औषधि थी, मानव आकार की घास। टा टा टा। ठीक उसी समय उन्मत्त कदमों की आवाजें गूंजी और बुरी तरह घायल विशाल भालू राक्षसी जानवर अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाए हुए भाग गया। हालांकि वह काफी भारी लग रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। लगभग पलक झपकते ही वह चू फैंग और दूसरे व्यक्ति की नजरों से ओझल हो गया। उस पल उस दागदार नर ने सोचा कि विशाल भालू राक्षसी जानवर सफलतापूर्वक बच निकला है। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाकर आह भरी, उसने देखा कि चू फैंग ने अपना सुनहरा ब्लेड बाहर फेंक दिया। पहले तो दाग धब्बों वाले नर को समझ में नहीं आया कि चू फैंग ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जब उसने जंगल के गहरे अंदर राक्षसी जानवर की दर्दनाक चीख सुनी तो उसे अंततः पता चला कि चू फैंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। चू फैंग ने मानव आकार की घास उठाए और उसे अपने कॉस्मोस सैक में फेंक दिया। आमतौर पर वह इसे स्टोव ही नहीं करता और वह सीधे इसे परिष्कृत कर लेता, लेकिन चूंकि वह किसी और के सामने था, इसलिए उसे खुद को रोकना पड़ा। भाई, भले ही हम दोनों ही गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं, फिर भी आपके पास काफी अच्छा कौशल है। मैं वो युवा न हुआ, वास्तव में आपकी इतनी प्रशंसा करता हूँ कि मैं खुद को नमन कर सकता हूँ। ठीक उसी समय चेहरे पर गहरे सम्मान के भाव के साथ वह दागदार पुरुष चला आया और वह प्रशंसा में चू फैंग की ओर अपने हाथों को मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। चू फैंग को पहले से ही पुरुष की हरकतों का अंदाजा था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। भाई, मुझे आश्चर्य है कि आपका बड़ा नाम क्या है? हालांकि चेचक से पीड़ित पुरुष उसे रोकने के लिए चू फैंग के सामने गया और गंभीर चेहरे के साथ उसने पूछा, मैं असुर हूँ। चू फैंग ने अचानक एक नाम कहा। असुर? कितना अजीब नाम है। दागदार नर ने विचार किया और महसूस किया कि यह नाम बहुत खास है। चू फैंग ने उस दागदार नर की हरकतों को अनदेखा किया और आगे बढ़ने के लिए उससे आगे निकल गया। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही दागदार नर ने उसे पकड़ लिया।
उसने अपनी बाहें फैलाई और एक बार फिर चू फैंग को रोक दिया। जैसे ही उसने चेचक से पीड़ित पुरुष की दृढ़ता का सामना किया, चू फैंग ने कड़ी भौहें सिकुड़ी और थोड़ा अप्रसन्न होकर कहा, हाँ, मैं बस भाई असुर को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। दागदार नर ने हंसते हुए कहा। उसका रवैया बहुत ईमानदार था। माफ करना, मैं व्यस्त हूँ, चू फैंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वह उस कचरे को बोझ के रूप में नहीं रखना चाहता था। आह भाई असुर, हम एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधियाँ हैं। ये देखकर चेचक वाले पुरुष ने जल्दी से समझाया, क्या ये सच है? ये सुनने के बाद कि वहाँ बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवाइयाँ थीं, चू फैंग दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं सका। झूठ का एक शब्द भी नहीं। लेकिन भाई असुर, जाने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि सोमोरों की घाटी में संसाधन खतरे के साथ मौजूद हैं। जिस स्थान पर बड़ी संख्या में गहन औषधियाँ हैं, वहाँ रक्षक के रूप में अत्याचारी राक्षसी जानवरों का एक समूह भी है। लिंग्यून स्कूल के शिष्यों ने पहले भी कई बार हमला किया है, लेकिन वे हार कर चले गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मैंने सुना है कि लिंग्यून स्कूल में नंबर 1 शिष्य डुगु एयुन पहले ही उस स्थान की ओर बढ़ चुका है। लिंग्यून स्कूल के सभी शक्तिशाली लोग उस स्थान पर एकत्र हुए और लिंग्यून स्कूल ने अन्य शक्तियों की ओर मदद के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने उस राक्षसी जानवर के महल पर हमला करने के लिए विभिन्न अन्य स्कूलों के शिष्यों को एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं तुम्हें, भाई असुर को, आमंत्रित करना चाहता हूं कि तुम साथ जाओ और लाभ बांटो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चेचक के निशान वाले नर ने गंभीरता से कहा और उसकी निगाहों में थोड़ी विनती भी थी। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग का दिल पहले से ही द्रवित था। यदि लिंग्यून स्कूल के शिष्य कई बार हमला करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं पा सके, तो इसका मतलब था कि वह जगह खतरनाक थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वहां बहुत ज्यादा संसाधन थे। इसलिए चू फैंग ने संकोच नहीं किया और उसने दृढ़ता से कहा, मार्ग दिखाओ। अध्याय 228 डुगु आओयुन। 100 बैंस की घाटी एक जादुई भूमि थी। पहाड़, खड़ियाँ, नदियाँ, घाटियाँ, मैदान, सब कुछ जो वहाँ होना चाहिए था, वहाँ था। सुंदर दृश्य किसी संत के राज्य जैसा था। उस क्षेत्र को बस एक अलग दुनिया कहा जा सकता है। वहाँ आध्यात्मिक दवाइयाँ, मूल दवाइयाँ, गहन दवाइयाँ, जंगली जानवर, भयंकर जानवर और राक्षसी जानवर थे। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने के कारण राक्षसी जानवर उस क्षेत्र के राजा थे। वे उस जगह पर राज करते थे और राक्षसी जानवरों को भी खेती की जरूरत थी। इसलिए उन्हें मूल औषधियों और गहन औषधियों की भी जरूरत थी। मूल औषधियों और गहन औषधियों के अपेक्षित प्रभाव दिखाने के लिए राक्षसी जानवरों को औषधियां मिलने के बाद वे तुरंत उनका शिकार नहीं करेंगे। वे उन्हें एक विशेष स्थान पर ले जाएंगे, उन्हें सील करेंगे और उनका उपयोग करने से पहले उनके बढ़ने का इंतजार करेंगे। हालांकि हर साल एक समय ऐसा आता था जब मनुष्य उस भूमि पर घुसपैठ करते थे। मनुष्यों के घुसपैठ ने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने वहां के नियम तोड़े, इसलिए राक्षसी जानवरों के लिए मनुष्य आक्रमणकारी थे और वे संरक्षक थे। उस समय सोमोरो की घाटी में एक निश्चित स्थान पर ऐसा ही एक किला था। किले में गहन औषधियां भरी हुई थीं और बाहर से आने वाले लोग औषधियों की सुगंध के साथ साथ गहन शक्ति को भी महसूस कर सकते थे। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ा खजाना था। हालांकि खजाने को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सका क्योंकि कई सौ राक्षसी जानवर बाहर घनी तरह से इकट्ठे हुए थे। उनमें से हर एक गहन क्षेत्र में था और उनकी खेती उच्च थी। कुछ गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और कुछ गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। एक मानव आकार का राक्षसी जानवर जो 3 मीटर लंबा था, उसके पास गहन क्षेत्र के 7वें स्तर की खेती भी थी। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां कवच की तरह थीं। उसके हाथ में एक बड़ा तेज हथौड़ा था और वह इस समय मानव हड्डियों से बनी कुर्सी पर बैठा हुआ जम्हाई ले रहा था। उस राक्षसी जानवर के चारों ओर राक्षसी जानवर थे जो अभी भी अपने राक्षसी आकार में थे और वे काफी जीवंत थे, मानो जश्न मना रहे हों, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों को बार बार हराया था। अरे, मैं तो तुरंत जाकर उन जानवरों के समूह का वध करना चाहता हूँ। रुको, सीनियर डुगु और सीनियर फेंगहाओ जल्दी ही आएंगे। उनके आने के बाद हम इन राक्षसी जानवरों को खत्म कर देंगे जिन्हें एक साथ मर जाना चाहिए। हम उन सीनियर और जूनियर का बदला लेंगे जो मर गए। किले से कई हजार मीटर दूर एक हरे भरे जंगल में सैकड़ों शिष्य वहां जमा थे। उनमें से ज्यादातर लिंग्यून स्कूल के शिष्य थे, लेकिन वहां दूसरे स्कूलों के भी कई शिष्य थे और वे किले पर अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे। देखो, सीनियर फेंगहाओ आ गए हैं। अचानक
लोगों का एक समूह दिखाई दिया। वे लिंग्यून स्कूल से थे और जो नेतृत्व कर रहा था वह एक गोरे चेहरे वाला घमंडी पुरुष था। उस पुरुष के प्रकट होते ही तुरंत ही एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। लिंग्यून स्कूल के शिष्यों की तो बात ही क्या, दूसरे स्कूलों के शिष्यों की भी निगाहें उस पुरुष के शरीर पर टिकी थीं। कुछ महिला शिष्यों ने तो उसके प्रति श्रद्धा के भाव भी प्रकट किए। उस पुरुष का नाम फेंगहाओ था और वह लिंग्यून स्कूल में दूसरे नंबर का शिष्य था। हालांकि वह केवल दूसरे नंबर का था, लेकिन उसकी प्रतिभा और साधना अन्य स्कूलों के शिष्यों से तुलना करने लायक नहीं थी। वह गहन क्षेत्र के छठे स्तर का विशेषज्ञ था और यह कहा जा सकता है कि वह एजोर प्रांत में युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक था। युवा महिला, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आप लोगों के साथ मिलकर उन राक्षसी जानवरों के समूह को हराने के लिए काम कर सकते हैं। उसी समय चू फैंग और वह घायल व्यक्ति पहले ही आ चुके थे। हालांकि राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के समूह में शामिल होना आसान नहीं था। दरअसल वर्तमान में चू फैंग और उस दागदार पुरुष की ताकत का मूल्यांकन लिंग्यून स्कूल की महिला शिष्या द्वारा किया जा रहा था। वह देख रही थी कि क्या उनके पास किले में गहन औषधि साझा करने की योग्यता है। लेकिन ये बेकार था क्योंकि फेंगहाओ के प्रकट होने के बाद लिंग्यून स्कूल की उस महिला शिष्य की निगाहें फेंगहाओ की ओर आकर्षित हो गई और उसने चू फैंग और उस दाग वाले पुरुष पर अब और ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसका दोष उस महिला शिष्य पर नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि फेंगहाओ के लड़की जैसे चेहरे की तुलना में उस दागदार पुरुष का चेहरा बहुत बदसूरत था। कोई भी महिला उसकी ओर देखने को तैयार नहीं होगी। वहां देखो, सीनियर डुगु आ गए हैं। डुगु आओयुन, लिंग्यून स्कूल का नंबर 1 शिष्य डुगु आओयुन। ठीक उसी समय एक अन्य व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाया और डुगु आओयुन शब्दों ने दृश्य पर सभी की निगाहें फेंगहाओ से दूसरी ओर स्थानांतरित कर दी। उस तरफ लिंग्यून स्कूल के शिष्यों का एक और समूह दिखाई दिया। उन शिष्यों की गुणवत्ता फेंगहाओ के समूह से कहीं अधिक मजबूत थी। खास तौर पर वह जो नेतृत्व कर रहा था, घनी भौहों की एक जोड़ी जो तेज तलवारों की तरह थी और एक ब्लेड की तरह दृढ़ चेहरे के साथ, वह पुरुष बहुत अधिक सुंदर और मार्शल जैसा था। फेंगहाओ की महिला जैसी सुंदरता की तुलना में वह पुरुष मर्दाना आकर्षण से भरा था। वह लिंग्यून स्कूल डुगु आओयुन में नंबर 1 शिष्य था और वह गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक विशेषज्ञ था। न केवल वह लिंग्यून स्कूल में नंबर 1 शिष्य था, बल्कि उसे एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में भी नामित किया गया था। डुगु आओयुन के ठीक पीछे उसका छोटा भाई डुगु शियांग्यू था। डुगु शियांग्यू की साधना भी कमजोर नहीं थी क्योंकि उसके पास गहन क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी। वह दिखने में भी काफी सुंदर था, लेकिन चूंकि उसका बड़ा भाई एक प्रभामंडल के नीचे था, इसलिए जाहिर है वह उतना आकर्षक नहीं था। वाह, मेरे लिंग्यून स्कूल का नंबर 1 शिष्य बहुत आकर्षक है। वह एक असली आदमी है। लिंग्यून स्कूल की वह महिला शिष्या जो पहले फेंगहाओ के प्रति अतुलनीय श्रद्धा रखती थी, उसकी आंखों में केवल डुगु आओयुन की छवि थी। ओए लेडी, मैं आप लोगों के साथ मिलकर राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। हमारी तरफ देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक उसी समय दागदार पुरुष ने महिला शिष्य के कंधे को अनायास थपथपाया। चले जाओ, मत निकलो, तुम दोनों मत निकलो, अभी चले जाओ। जिस दागदार नर ने मादा के प्रशंसा भरे हृदय को विचलित किया था, उसे मादा से गुस्से में गालियां मिली। जूनियर, क्या हुआ? उसकी चीख ने स्वाभाविक रूप से लिंग्यून स्कूल के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। एक पल में लिंग्यून स्कूल के शिष्यों के बड़े समूह ने आक्रामक रूप से घेर लिया और अपनी भयंकर निगाहें उस घायल पुरुष के शरीर के साथ साथ चू फैंग पर केंद्रित कर दी। हम उस दृश्य को देखते ही दाग धब्बों वाला नर घबरा गया। वह बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि कैसे समझाए। वे राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वे चले जाएं। हालांकि वे मुझे परेशान करते रहे, महिला शिष्य ने शिकायत के साथ कहा। क्या ऐसा कुछ हुआ? उन शब्दों को सुनने के बाद आमतौर पर दबंग लिंग्यून स्कूल के शिष्य तुरंत क्रोधित हो गए और उनकी निगाहें चू फैंग और चेचक वाले पुरुष को खा गईं। जो भी हो, इस समय राक्षसी जानवरों से लड़ना ज्यादा जरूरी है। उन्हें जाने दो, एक शिष्य सलाह देने के लिए बाहर गया। हम्फ, तुम दोनों भाग्यशाली हो, दूर हो जाओ। ये देखकर लिंग्यून स्कूल के शिष्य ने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उस स्थिति का सामना किया, चू फैंग की दोनों मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं और उसके दिल में क्रोध की ज्वालाएं जलने लगी, लेकिन उसने सहन किया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक जोड़ी तीखी आंखें उसे घूर रही थीं और उन आंखों का मालिक बेहद शक्तिशाली था।
इसलिए चू फैंग केवल उदास होकर उस दागदार पुरुष के साथ वहां से जा सका क्योंकि भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी। भाई, तुम क्या देख रहे हो? दुगु जियांग्यू ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, दुगु एओयुन ने मंद मंद मुस्कुराकर अपनी नजरें वापस खींच ली जो चू फैंग की ओर थी। अध्याय 229 सब कुछ लूटना। दुगु एओयुन के प्रकट होने के कुछ समय बाद उसने शिष्यों को संगठित किया और राक्षसी जानवरों के किले पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बार राक्षसी जानवर जो पहले काफी सक्रिय थे, उन्हें दबाव का एहसास हुआ। जैसे ही उनका सामना दुगु एओयुन के नेतृत्व वाली मानव सेना से हुआ, उन्होंने पहले ही अपनी पूर्ण श्रेष्ठता खो दी। यहाँ तक कि विशाल हथौड़ा पकड़े हुए राक्षसी जानवर के कमांडर को भी दुगु एओयुन ने पकड़ लिया। हालांकि राक्षसी जानवरों को उनके भौतिक शरीर से एक प्राकृतिक लाभ था और वे युद्ध शक्ति के मामले में आमतौर पर उसी क्षेत्र में मनुष्यों से अधिक मजबूत थे। जब उनका सामना दुगु एओयुन जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुआ तो उनका लाभ पहले ही गायब हो गया। पूर्ण योग्यता के सामने मनुष्यों ने लाभ छीन लिया। राक्षसी जानवर कमांडर जो आधा मानव बन गया था, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और लगातार दहाड़ता रहा। उसे लिंग्युन स्कूल में नंबर 1 शिष्य दुगु एओयुन द्वारा लगातार पीछे धकेला जा रहा था और उसने एक राजा के रूप में अपनी अनमोल भव्यता पूरी तरह खो दी। आह, धिक्कार है! वह शापित औरत! दूर जंगल में दाग धब्बों वाला पुरुष एक बड़े पेड़ पर बैठा हुआ किले की दिशा में देख रहा था, जबकि धुआं उठ रहा था और वह लगातार बुदबुदा रहा था। भाई असुर, अपनी ताकत से अगर तुम अंदर जा पाते तो तुम्हें अपना हिस्सा जरूर मिल जाता। आह भरने के बाद उसने अपनी नज़र उसके बगल में डाली, लेकिन उसने पाया कि वह पूरी तरह से खाली था और चू फैंग के निशान गायब हो गए थे। भाई असुर, भाई असुर! इससे दागदार पुरुष घबरा गया। जाहिर है, जो व्यक्ति वहां था वह अचानक गायब हो गया। घबराकर उसने चू फैंग के निशानों की तलाश हर जगह शुरू कर दी। हालांकि कोई बात नहीं, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वर्तमान चू फैंग पहले से ही हवा में उठ गया है। इंपीरियल स्काई तकनीक के साथ चू फैंग ने ऊपर से नीचे देखा और किले को उसके द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था। हालांकि किले के चारों ओर की सुरक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन बेहतर विकास के लिए गहन दवाओं को सूरज की रोशनी में नहलाने के लिए इसे पूरी तरह से सील नहीं किया गया था। महान युद्ध से उठे धुएं का उपयोग करते हुए चू फैंग ऊपर से उतरते समय खुद को छिपा सकता था। चून की बाहर की लड़ाई बहुत खराब थी, इसलिए उसने पहले किले में कदम रखा और वह वहां मौजूद सभी गहन औषधियों को हथियाना चाहता था। वाह, इस बार मैं बड़ी कमाई करूंगा। किले में प्रवेश करने के बाद चू फैंग का उत्साहित दिल लगभग बाहर निकलने वाला था। घनी घास के बीच में लगातार घनी रोशनी टिमटिमा रही थी। कम गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा, मध्यम गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा, उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा, कुल मिलाकर कई हजार थे। बेशकीमती उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा की संख्या 100 के आसपास थी। ये राशि बहुत चौंकाने वाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर के राक्षसी जानवर अपनी जान तक इस जगह की रखवाली करते होंगे। ये वास्तव में एक खजाना था। ये कई सालों के संचय का परिणाम रहा होगा। जी। जैसे ही चू फैंग ने उस जगह पर कदम रखा, कई हजार गहन औषधियां अचानक बदल गईं। फूलों और घासों में दबी छोटी घासों से वे भयानक राक्षसों में बदल गईं। उन्होंने अपने दांत दिखाए और खुले मुंह और फैले हुए पंजों के साथ उन्होंने चू फैंग पर अपना हमला शुरू कर दिया। हे मेरी प्यारी प्रोफाउंड दवाइयाँ, आप सभी वाकई मुझे गले लगा रहे हैं। चू फैंग ने हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। गूढ़ शक्ति एक विशाल हथेली में बदल गई और नीचे गिर गई। एक बार तो जमीन भी कांप उठी और उस हथेली ने कई गूढ़ औषधियों को दबाकर मार डाला। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी गहन शक्ति चारों ओर फैल गई। इसके साथ ही दर्जनों गहन औषधियां चू फैंग द्वारा नष्ट कर दी गई और वापस प्यारी छोटी घासों में बदल गईं, जिनमें आध्यात्मिक प्रकृति नहीं थी। लेकिन जब उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से मार डाला, तब भी चू फैंग को लगा कि यह बहुत धीमा था। इसलिए उसने अपनी आत्मा निर्माण शक्ति का उपयोग करके घास वाले बड़े क्षेत्र को घेर लिया, फिर आत्मा निर्माण को सील कर दिया और उन्हें जिंदा कुचल दिया। जब वे अपने मूल रूप में लौट आए, तभी उसने सिकुड़ना बंद किया। जी टिल्ड। जैसे ही चू फैंग अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ा, कीमती भयंकर गहन औषधियां हर जगह से भागने लगी और उन्होंने किले की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया। ये काफी मनोरंजक था क्योंकि गहन औषधियां मदद मांग रही थीं। हालांकि बाहर पहले से ही गंदगी थी, इसलिए कोई कैसे देख सकता था कि किले के अंदर क्या हो रहा था। इस प्रकार गहन दवाएं असहाय थीं।
वे केवल चू फैंग को उन्हें एक झटके में खत्म करने की अनुमति दे सकते थे और उसके द्वारा धीरे धीरे मारे जा सकते थे। अंत में वे आध्यात्मिक प्रकृति के बिना गहन दवाएं बन गए और वे सभी चू फैंग द्वारा उठाए गए। हाँ, ताजगी भरा, ये वाकई ताजगी भरा है। चू फैंग पागलों की तरह हंसते हुए कोने में छिपी बची हुई 100 से ज्यादा प्रोफाउंड दवाओं की ओर चला गया। प्रोफाउंड दवाइयां जो आमतौर पर असामान्य रूप से भयंकर दिखती थीं, वे डरी हुई भेड़ों की तरह थीं और कांप रही थीं। उनकी निगाहें टिमटिमा रही थीं और जाहिर है उन्हें असीम डर लग रहा था। धमाका अचानक एक विस्फोट की आवाज आई। चट्टानों के टुकड़े हवा में भर गए और किसी ने किले का दरवाजा खोल दिया। बकवास। चू फैंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसने पाया कि लोगों का एक समूह अंदर घुस आया है। ये लिंग्यून स्कूल के शिष्य थे और नेता लिंग्यून स्कूल का नंबर 2 फेंग हाओ था, जो गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर शक्तिशाली व्यक्ति था। आप कौन हैं? जैसे ही फेंग हाओ खुशी से भरे दिल से उस जगह में घुसा, उसने पाया कि खजाने का खजाना पूरी तरह से खाली था। पास में खड़े व्यक्ति और कांपती हुई गहन दवाओं के समूह को देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत बहुत बदल गया। फेंग हाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे पता था कि अंदर क्या हुआ था। वह शापित व्यक्ति पहले अंदर गया और विशाल खजाने में सब कुछ पूरी तरह से लूट लिया। हम्फ। चू फैंग को फेंग हाओ की परवाह नहीं थी। उसने केवल अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक स्पिरिट फॉर्मेशन को बाहर निकाला। वह कोने में रखी आखिरी कुछ प्रोफाउंड दवाइयों को भी अपने लिए लेना चाहता था। तुम मरना चाह रहे हो? ये देखकर कि चू फैंग न केवल रुका बल्कि लूटपाट भी जारी रखी, फेंग हाओ को गुस्सा आ गया। वह छलांग लगाकर चू फैंग के सामने पहुंचा, फिर उसने चू फैंग की पीठ पर मुक्का मारा। वह मुट्ठी कोई छोटी चीज नहीं थी। हालांकि उसने गहन शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसकी मुट्ठी में रैंक 6 मार्शल कौशल समाहित था। इसकी शक्ति बेहद भयावह थी और फेंग हाओ उस मौके का उपयोग जीत या मौत को तुरंत निर्धारित करने के लिए करना चाहता था और चू फैंग को भी मारना चाहता था। उसी समय फेंग हाओ के पीछे की भीड़ ने भी एक साथ हमला कर दिया। हर एक व्यक्ति ने अत्यंत मजबूत मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और उन्होंने खुद को संयमित नहीं किया। शू। ऐसे मुश्किल समय में चू फैंग ने भी खुद को नहीं रोका। उसने अपनी उंगलियां उनकी ओर घुमाई और 5 सफेद रंग की गैसें विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। दहाड़, एक गुस्से भरी दहाड़ ने आसमान और जमीन को हिला दिया। एक बार सफेद बाघ बाहर आ गया तो उसे कौन रोक सकता था? व्हाइट टाइगर वध तकनीक के सामने फेंग हाओ का चेहरा भी बहुत बदल गया। वह पहले तो भागना चाहता था, लेकिन वह मौका चूक गया। एक धमाके के साथ व्हाइट टाइगर का संघनित विशाल पंजा पहले ही नीचे गिर गया। उसी समय उसके पीछे एक भी शिष्य जीवित नहीं बचा। तारांकन धमाका। पंजा नीचे आते ही एक बड़ा छेद बन गया। धूल के छंटने के बाद फेंग हाओ के अलावा वहां मौजूद बाकी लोग खून के तालाब बन गए। यहाँ तक कि फेंग हाओ भी आधा विकलांग हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सफेद रंग की गैस पहले ही उसके सीने में घुस चुकी थी और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उस समय उसके शरीर पर हर जगह खून ही खून था। उसकी आभा बहुत कमजोर थी और वह जीवन और मृत्यु की कगार पर था। फुसफुसाहट एक बार में फेंग हाओ और अन्य को हराने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आस्तीन लहराई। पहले से ही बंधी हुई गहन दवाइयों को बुलाया गया और उसके कॉस्मोस सैक में भर दिया गया। वह आगे बढ़ा और वह बहुत भाग्यशाली होने के बाद वापस जाने के लिए तैयार हो गया। तारांकन धमाका। लेकिन ठीक उसी समय आसमान से असीम दबाव आया और चू फैंग का रास्ता बंद हो गया। उसने अपना सिर उठाकर देखा और चू फैंग भी अपनी अभिव्यक्ति को बदलने से खुद को नहीं रोक सका। आसमान में एक विशाल हाथ नीचे आया और विनाशकारी शक्ति के साथ वह उसकी ओर झुका। अध्याय 230। मुझे असुर कहा जाता है। वह ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा था और कहा जा सकता था कि वह आसमान और सूरज को ढक रहा था। ये सुनहरे रंग की चमक से घिरा हुआ था, फिर भी इसमें असली ताड़ के पैटर्न दिख रहे थे। यह एक हाथ से फैला हुआ नहीं था और आसमान में सिर्फ एक ताड़ का पेड़ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कहना जरूरी था कि सुनहरे रंग की विशाल हथेली में जो शक्ति थी वह वाकई बहुत भयावह थी। जहां तक ताकत की बात है तो ये लिन रैंग के ठंडे बर्फीले वातावरण से भी ज्यादा भयानक थी। देखो, ये सीनियर डुगू का अनोखा कौशल है। रैंक 6 मार्शल कौशल, स्वर्ग अवरोही दिव्य हथेली। उसी समय किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया और इससे चू फैंग को हथेली की उत्पत्ति के साथ साथ उपयोगकर्ता के बारे में भी पता चला। उसे ये भी पता चल गया कि सुनहरे रंग की हथेली इतने बड़े दबाव के साथ उसकी ओर क्यों आई। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में चू फैंग ने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
एक विचार के साथ उसने व्हाइट टाइगर से संपर्क किया। उसके बाद उसने अपनी 5 उंगलियां खोली और आसमान की ओर तेजी से हथेलियां उठाईं। तारांकन गर्जन। जब हथेली को बाहर फेंका गया तो तुरंत ही हथेली से सफेद रंग की गैस बाहर निकल आई। उसके बाद सफेद रंग की गैस हवा में सफेद रंग के बाघ के पंजे में बदल गई। यह एक असली बाघ का पंजा था। हालांकि यह केवल सफेद रंग की गैस से संघनित था, फिर भी कोई भी व्यक्ति हल्के काले रंग की धारियों को देख सकता था। ये जीवंत और जीवंत था, और यहाँ तक कि फर भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के पंजे की स्थिति चू फैंग द्वारा पहले दिखाए गए से बिल्कुल अलग थी। पहले बाघ का पंजा केवल एक भ्रम की स्थिति में था, लेकिन इस बाघ का पंजा एक वास्तविक पदार्थ के अधिक निकट था। ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? इसका कारण ये था कि चू फैंग ने हाल ही में नई शक्ति प्राप्त की थी। व्हाइट टाइगर वध तकनीक के लिए वह एक बार फिर से दिखने में बेहतर हो गया। जब सफेद बाघ बाहर आया तो कौन उससे लड़ सकता था? सफेद बाघ वध तकनीक की शक्ति स्वर्ग से उतरते दिव्य हथेली को पूरी तरह से पार कर गई, और जब दोनों एक दूसरे से मिले तो इसने सभी को ये बता दिया कि दुनिया में एक सच्चा, अद्वितीय और अजेय हमला क्या था। रंबल रंबल रंबल। दोनों की टक्कर से आसमान भी कांप उठा और हवा में काले रंग की दरारें पड़ गईं, जैसे आसमान गिरने वाला हो। लेकिन जोरदार धमाके के बाद सफेद रंग के बाघ का पंजा हवा में उछला और सीधा बादलों के बीच से निकल गया। आसमान में बादलों में बाघ के पंजे का एक छेद भी बन गया, और पंजा कितनी दूर तक गया ये तो आसमान ही जानता होगा। सुनहरे रंग की विशाल हथेली को पीछे देखते ही पता चला कि वह पहले से ही सुनहरे रंग की लहरों में बदल चुकी थी। वह हवा में फैल गई और सफेद बाघ वध तकनीक के सामने तथाकथित स्वर्ग से उतरती दिव्य हथेली एक भी वार नहीं झेल सकी। ये कौन सा युद्ध कौशल है? इसमें इतनी शक्ति है। जब उन्होंने बादलों की ओर देखा और वहां बाघ के पंजे का निशान देखा तो उस दृश्य को देखने वाले सभी लोग अचंभित रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। डुगु एओयुन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी निगाहें गंभीरता से चमक उठी। जब उसने चू फैंग को देखा, जिसने शंक्वाकार टोपी पहनी हुई थी, तो उसने लापरवाही की एक भी किरण दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने गंभीरता से पूछा, भाई, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा महान नाम क्या है? असुर। चू फैंग की आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी। डरावने हमले को खत्म करने के बाद चू फैंग आखिरकार उस पल की स्थिति को देख सकता था। तभी उसे पता चला कि राक्षसी जानवरों का खात्मा हो चुका था। सभी शिष्य किले में घुस गए और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में डुगु एओयुन था। वर्तमान में उसे पहले से ही घेर लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। चूंकि उसे पहले ही खोज लिया गया था, इसलिए चू फैंग ने भागने की जल्दी नहीं की। उसने अपना महान नाम छोड़ने के लिए समय लिया। बेशक यह उसका असली नाम नहीं था। असुर। कितना अच्छा असुर। हमने बाहर बहुत दर्दनाक और भयंकर लड़ाई लड़ी, फिर भी तुम यहाँ चुपके से घुस आए और सभी गहन औषधियाँ लूट लीं। इतना ही नहीं, तुमने मेरे लिंग्यून स्कूल के लोगों को भी मार डाला। तुम्हारे काम थोड़े ज्यादा बेईमान हैं, है न? अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो अपना असली रूप दिखाओ। चलो देखते हैं कि किस तरह का आदमी ऐसी अनुचित बातें करता है। डुगु एओयुन ने जोर से पूछताछ की। जाहिर है उसने अनुमान लगाया कि असुरा चू फैंग का असली नाम नहीं था। वरिष्ठ डुगु सही कह रहे हैं। हमने बाहर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया है, फिर भी आपने यहाँ सब कुछ चुरा लिया। प्रोफाउंड दवाइयाँ बांट दो और हम तुम्हें पूरी तरह से मुर्दा बना देंगे। उस समय अन्य शिष्यों ने भी चू फैंग के सामने अपनी मांगें रखीं। आखिरकार उन्होंने राक्षसी जानवरों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और कुछ घायल हो गए थे जबकि कुछ मर गए थे। हालांकि अगर यह सब कुछ भी नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सच में मजाक है। यहाँ की प्रोफाउंड दवाइयाँ उन लोगों की हैं जो इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। मैंने कभी भी आपको बाहर अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए नहीं कहा, और आप में से किसी के बिना भी मैं यहाँ सब कुछ लूट सकता हूँ। मुझे पूरी तरह से लाश के रूप में छोड़ दोगे? तुम सबके बीच मुझे कौन मार सकता है? चू फैंग ने व्यंग्य किया और अपने आसपास की ओर हत्या के इरादे से अपनी निगाहें प्रकट की। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, लेकिन डुगु एओयुन के अलावा घटनास्थल पर मौजूद लगभग सभी लोग एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे। चू फैंग की नज़र से उन्हें बर्फीली ठंडी हत्या की मंशा का एहसास हुआ। खास तौर पर चू फैंग की भयानक हथेली को देखने के बाद किसी को भी चू फैंग की क्षमताओं की गहराई का पता नहीं चला। हालांकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि चू फैंग वास्तव में एक खतरनाक व्यक्ति था।
दुगु ओयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ आकर इसे आजमाना चाहोगे? चू फैंग ने धमकी दी। तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? दुगु ओयुन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ, अगर हिम्मत है तो आओ और कोशिश करो। चू फैंग जोर से हंसा और आसमान में उछल पड़ा। जब वह हवा में था तो वह रुक गया और हिला नहीं। वह आसमान में लटकते हुए हवा में कदम रख रहा था। हे भगवान, वह हवा में खड़ा है। ये कैसे संभव है? वह स्वर्गलोक में रहने वाला व्यक्ति है। उस पल जब उन्होंने चू फैंग को देखा जो अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ रखकर हवा में खड़ा था, तो कोई भी अब शांत नहीं रह सकता था। भले ही चू फैंग की आभा केवल गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की थी, लेकिन केवल स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ही हवा में कदम रखने और चलने की विशेष क्षमता थी। स्वर्ग क्षेत्र वह एक ऐसा चरित्र था जो पूरे एजोर प्रांत में भी मौजूद नहीं था। क्या उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने एक बहुत बड़े चरित्र को नाराज कर दिया जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था? तुम कहाँ से आए हो? दुगु ओयुन ने ऊंची आवाज में पूछा, और वह भी चू फैंग के तरीकों से हैरान था। याद रखो, मैं असुर हूँ। ये नाम पूरे 9 प्रांतों में गूंजेगा और कोई भी इस नाम को नहीं जानेगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग हंसा, हवा में कदम रखा और धीरे धीरे चला गया। उसने पीछे छोड़ दिया अचंभित भीड़, जिनके दिमाग को बहुत देर तक शांत नहीं किया जा सका था।